हेलो, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आरएनसीसी की लाइव क्लास में। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, बाइटोट स्पोर्ट्स अकर्स इन विच विटामिन डेफिशिएंसी। ए है विटामिन ए, बी है विटामिन बी, सी है विटामिन सी एंड डी है विटामिन ई। ठीक है, तो क्या आंसर रहेगा इसका? यस, वेरी गुड। क्या आंसर रहेगा? ए रहेगा, विटामिन ए। अब बात करें अपन बाइटोट स्पोर्ट्स की, विटामिन ए की, है ना। तो विटामिन ए की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो उस कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी की बात करें तो ये क्या है? मोस्ट कॉमन न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है ना। विटामिन की बात करें तो ये क्या है? मोस्ट कॉमन विटामिन डेफिशिएंसी किसकी होती है? विटामिन ए की होती है ना। क्या है ये? मोस्ट कॉमन है। ठीक है, चलिए ओके, ठीक है ना। अब इसके एक्टिव कंपोनेंट की बात करें तो इसका एक्टिव कंपोनेंट कौन सा होता है? वो होता है रेटिनॉल। ठीक है ना, विटामिन ए का एक्टिव कंपोनेंट कौन सा होता है? रेटिनॉल होता है। ठीक है, चलिए, तो रेटिनॉल क्या करता है? एक्टिवली बॉडी के अंदर फंक्शन करता है विटामिन ए के रूप में। ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, जब बॉडी में विटामिन ए की कमी हो जाएगी, रेटिनॉल की कमी हो जाएगी, तो सबसे ज्यादा मैनिफेस्टेशन देखने को मिलेंगे वो आई के अंदर देखने को मिलेंगे, है ना। क्योंकि विटामिन होते हैं वो मल्टी फंक्शनल होते हैं, उनके बहुत सारे फंक्शन होते हैं, लेकिन कुछ पर्टिकुलर ऑर्गन पे उनका पर्टिकुलर फंक्शन रहता है। जैसे अपन बात करें विटामिन के का ब्लड पे स्पेशल फंक्शन होता है, विटामिन ए का आई के ऊपर स्पेशल फंक्शन होता है। ठीक है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का एंजाइम्स के अंदर पर्टिकुलर फंक्शन होता है, विटामिन डी का मेनली बॉन्स पे फंक्शन होता है। ठीक है, तो ऐसे कुछ ऑर्गन का पर्टिकुलर फंक्शन होता है एक स्पेसिफिक ऑर्गन से रिलेटेड। ठीक है, जैसे विटामिन ए का किससे रिलेटेड है? आई से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए, तो अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? कौन सी कंडीशन डेवलप हो जाएगी? ठीक है ना, नाइट ब्लाइंडनेस डेवलप हो जाएगी, है ना। ओके, चलिए, ठीक है। तो अब बात करें रेटिनॉल की। 1 यूनिट ऑफ रेटिनॉल किसके इक्वल है? कितने यूनिट ऑफ कैरोटीन, बीटा कैरोटीन के इक्वल है? ठीक है, चलिए, तो बताएंगे। 1 यूनिट रेटिनॉल के लिए तो वो 8 यूनिट ऑफ दी बीटा कैरोटीन के इक्वल है ना। ठीक है, चलिए, तो ये इसका क्या रहेगा? ये इसका रेशियो रहेगा, है ना। ओके, तो 8 कैरोटीन मिलकर के एक रेटिनॉल बनाते हैं, ये याद रखना है आपको। ठीक है, अब बात करें अपन इसके कि ठीक है, कि जब इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्या देखने को मिलेगा अपन को? जीरोथेल्मिया देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? जीरोथेल्मिया देखने को मिलेगा। इस शब्द को अपन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। जीरो, ठीक है, जेरो शब्द होता है वो किसके लिए आता है? वो ड्राइनेस के लिए आता है। ठीक है, और ऑप्थेल्मिया मतलब क्या हो गया? आई, मतलब आई का क्या? ड्राई रह जाना। ठीक है ना, तो आई क्या हो जाएगी? इसमें ड्राई रहने लग जाएगी। ठीक है, चलिए, तो क्या हो जाएगा अगर आई है? आई के बाद क्या रहती है? टीयर की लेयर रहती है। क्या रहता है यहाँ पे? ये कॉर्निया रहता है, कॉर्निया के चारों तरफ क्या रहता है? बल्बार कंजक्टिवा रहता है, ये वाला एरिया पूरा। ठीक है, इन दोनों के बीच जंक्शन होता है, उसको अपन लिम्बस बोलते हैं। तो बीच वाला ये जो पार्ट होता है इसको क्या कहते हैं अपन? इसको कहते हैं कॉर्निया। और बाकी जो पार्ट अपन को विजिबल होता है वो कौन सा होता है? कंजक्टिवा होता है। और कंजक्टिवा कौन सा पार्ट होता है? वो बल्बार कंजक्टिवा होता है। ठीक है ना, ओके। जो पाल्पेबल कंजक्टिवा होता है वो कहाँ पे होता है? आईलिड के पीछे की तरफ होता है। और जो विजिबल पार्ट होता है वो बल्बार कंजक्टिवा होता है। ठीक है, नॉर्मली क्या रहता है ये? ठीक है, वेट रहता है, गीला रहता है यहाँ पे। ठीक है ना, फुल्ली हाइड्रेटेड रहता है। लेकिन जीरोथेल्मिया कंडीशन क्या हो जाता है? ये जो कंजक्टिव वाला पार्ट हो गया, कोने वाला पार्ट हो गया, ये सूखने लग जाता है ना। ठीक है, क्या हो जाता है? यहाँ पे सूख, ड्राइनेस आने लग जाती है। ठीक है, चलिए, तो अब इनकी कंडीशन की बात करें अपन, इनकी कौन कौन सी स्टेज रहेगी? ठीक है ना, ओके, ठीक है ना। तो सबसे फर्स्ट स्टेज आती है, वो कौन सी आती है? एक्सएन स्टेज। एक्सएन स्टेज, एन से मतलब क्या याद रखना है आपको? नाइट ब्लाइंडनेस याद रखना है। ठीक है ना, ओके। तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी में सबसे पहले डेवलप होने वाला सिस्टम कौन सा है? नाइट ब्लाइंडनेस है। ठीक है ना, चलिए, ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि इनका मेनली फंक्शन होता है विटामिन ए का, वो रोड्स और कॉन्स में होता है। ठीक है, जो पिगमेंट बनाने में इसका काम होता है। जब पिगमेंट सही तरीके से नहीं बन पाएंगे, ठीक है ना, जब रोड्स वगैरह सही तरीके से नहीं बन पाएंगे तो नाइट विजन में प्रॉब्लम आएगी, तो नाइट ब्लाइंडनेस रहेगी। ठीक है ना, एक्सन स्टेज याद रखनी है अपन को। ठीक है, उसके बाद में डब्ल्यूएचओ ने क्या कर दिया है? 3 स्टेज के अंदर इसको डिवाइड कर दिया है। ठीक है ना, चलिए, तो फर्स्ट स्टेज है उसको डिस्कस करते हैं। एक्सन के बाद में अपन X1A। X1A के अंदर याद रखना है आपको, कंजेक्टाइवल जीरोसिस याद रखना है। क्या याद रखना है? कि कंजेक्टाइवा है वो ड्राई होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है ना, ओके, कंजेक्टाइवल जीरोसिस। ठीक है, ये X1A हो गई। उसके बाद में जो अपन देखते हैं एपिडेमियोलॉजिकली इंपोर्टेंट होता है, पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट होता है, स्क्रीनिंग के लिए इंपोर्टेंट होता है, वो होता है बाइटोट स्पोर्ट। ठीक है ना, उसको देख के पता लगाया जा सकता है कि हाँ, कि कोई भी टीचर भी पता कर सकता है कि इसके बाइटोट स्पोर्ट है कि नहीं है ना। जो नॉन मेडिको है वो भी पता कर सकता है इस चीज को। ठीक है, तो ओके, तो बाइटोट स्पोर्ट की बात करें, बाइटोट स्पोर्ट क्लिनिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, एपिडेमियोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो कौन सी स्टेज का बनता है? X1
बी स्टेज के अंदर बनता है, ठीक है ना। क्या बनता है यहाँ पे, बाइटोट स्पोट बन जाता है। तो पहले यहाँ पे क्या होगा, कंजक्टिवल जीरोसिस होगा, उसके बाद में यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है। तो क्रीम कलर का क्या बन जाएगा, यहाँ पे बाइटोट स्पोट बन जाएगा, है ना। बाइलेटरली बन सकता है, यूनिलेटरली भी बन सकता है, ठीक है। चलिए, तो X1B याद रखना है आपको, क्या, बाइटोट स्पोट, ठीक है। तो अभी तक क्या सिर्फ कंजक्टिवा इन्वॉल्व हुई है X1B तक, ठीक है। अब अपन बढ़ते हैं किसकी तरफ, X2 की तरफ बढ़ते हैं, है ना। ओके, तो X2 की बात करें तो X2 में आपको याद रखना है सिर्फ क्या, x सेकंड के अंदर, ठीक है, 0 सेकंड के अंदर आपको याद रखना है यहाँ पे सिर्फ कॉर्नियल ड्राइनेस आएगा। क्या आएगा, कॉर्नियल ड्राइनेस, कॉर्नियल ड्राइनेस आएगा, ठीक है। चलिए, ओके, उसके बाद में बात करें अपन नेक्स्ट एक्स थर्ड की बात करें, है ना। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया है, एक सेकंड के अंदर यहाँ पे कॉर्निया में ड्राइनेस आ गई है, ठीक है। कॉर्निया नॉर्मली क्या था, ट्रांसपेरेंट होता है, क्लियर होता है, ठीक है, एकदम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट पन्नी की तरफ होता है, ठीक है ना, एकदम ट्रांसपेरेंट स्लेट की तरफ होता है, ठीक है। चलिए, तो उसमें क्या हो गया, अब ड्राइनेस आनी शुरू हो गई है। ड्राइनेस के कारण क्या हो जाएगा, यहाँ पे धीरे धीरे अल्सर बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट स्टेज होगी अपनी एक्स थर्ड ए, उसमें क्या हो जाएगा, कॉर्नियल अल्सर बन जाएगा, ठीक है। अब जब कॉर्नियल अल्सर बनेगा तो वो वापस हील भी होगा, हील बनेगा तो हील होगा, तो वहां पे क्या रह जाएगा, फाइब्रोटिक स्कार रह जाएगा। क्या रह जाएगा, फाइब्रोटिक स्कार रह जाएगा, कॉर्नियल स्कार रह जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं केरेटोमलेशिया, जिसको कहते हैं अपन X3B, X3B। इसके अंदर क्या हो गया, जो अल्सर है वो हील हो गया है और क्या बन गया है, स्कार बन गया है, कॉर्नियल स्कार बन गया है, ठीक है। अब ये कॉर्नियल स्कार है वो देखने में दिक्कत करेगा, विजन में दिक्कत करेगा। नॉर्मली कॉर्निया कैसा होता है, ट्रांसप्लेंट होता है, ठीक है ना, बिल्कुल कांच की तरह कैसा होता है, ट्रांसप्लेंट होता है। लेकिन अब इस पे क्या बन गए हैं, स्कार बन गए हैं, ठीक है ना। स्कार बन गए हैं तो जो रेस पहले जितनी अंदर जा रही थी, ठीक है, नॉर्मली अब वो उतनी नहीं जा पाएगी, क्योंकि उनके अंदर बीच में क्या आ जाएगा, इस स्कार्फ के कारण ये रेस अंदर नहीं जा पाएगी, है ना, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा पाथवे, तो विजन क्या हो जाएगा, इसमें डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो कॉर्नियल स्कार्फ कह दो, या इसका दूसरा नाम क्या होता है यहाँ पे, केरेटोमलेशिया, ठीक है, केरेटोमलेशिया, ठीक है। ये कौन सी स्टेज में है, X3B। तो WHO ने क्या कर दिया है, जीरोप्थेल्मिया को 3 स्टेज के अंदर डिवाइड कर दिया है, ठीक है, X1, X2 एंड XB, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से क्या कर दिया, इसने 3 स्टेज में डिवाइड कर दिया है। सबसे फर्स्ट सिम्टम आता है वो होता है XN, कौन सा होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। और क्लिनिकली जो देखा जाता है वो कौन है, मतलब क्लिनिकली साइन जो देखा जाता है सबसे पहले वो है बाइटोट स्पोर्ट, क्योंकि जीरोसिस इतना नोटिस नहीं किया जाता जितना बाइटोट स्पोर्ट नोटिस किया जा सकता है, ठीक है ना, क्योंकि वो क्लिनिकली आसानी से दिख जाता है, ठीक है। चलिए, ओके, तो क्लियर है आपका विटामिन ए का, ठीक है ना, अपन ने यूनिट का देख लिया है, ठीक है। और उसके बाद में अपन देखते हैं कि नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर विटामिन ए की जो सप्लीमेंटेशन है उसको ऐड किया गया है, ठीक है। तो उसमें वही है, आपको याद रखना है, अगर 1 साल से छोटा है तो कितना देना है विटामिन ए, 1 ml देना है उसको, ठीक है। और जो वहां पे स्पून यूज किया जाता है उसके अंदर 2 मार्क होते हैं, ठीक है ना। जो अंदर वाला मार्क होता है वो 1 ml के लिए होता है, और जो बाहर वाला मार्क होता है, ठीक है ना, ऊपर की तरफ वो होता है 2 ml के लिए होता है, ठीक है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको कि अंदर वाला जो मार्क है उतनी क्वांटिटी का विटामिन ए किसको देंगे, ठीक है ना। तो किसको देंगे, लेस देन 1 ml वालों को देंगे। ओके, उसके बाद में हर 6 महीने में अंदर क्या रहता है, 2 ml, ठीक है ना, 2 ml क्या देना होता है, विटामिन ए देना होता है उसको, ठीक है ना, हर 6 महीने 5 साल तक देना होता है, ठीक है। तो ये जो शेड्यूल है वो भी आपको विटामिन ए का याद रखना है, ठीक है ना। किसको प्रिवेंट करने के लिए, जीरोप्थेल्मिया नाइट ब्लाइंडनेस को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। चलिए, ओके, ठीक है। अब इसके अंदर होता क्या क्या विटामिन ए के अंदर, एक तो अपन ने ये देख लिया, कॉर्निया वाला पार्ट देख लिया, विजुअल पार्ट देख लिया, जिसको अपन क्या कह दिया भाई, नाइट ब्लाइंडनेस होगी इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद में कुछ फंडस पे भी चेंज होते हैं, ठीक है ना, इसको XF करके देखा जाता है। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर XF देखा हुआ मिले तो वो किसको दिखा रहा है कि विटामिन ए की कमी से जीरोप्थेल्मिया के अंदर फंडल चेंजेस को बता रहा है, ठीक है ना। चलिए, ओके, और ये स्टेज रहती है कॉर्नियल स्कार वाली, इसको क्या बोलते हैं, XS बोलते हैं। S मतलब क्या हो गया, स्कार वाली स्टेज हो गई, ठीक है। तो ये 3 स्टेज देखते हैं अपन, X नाइट ब्लाइंडनेस वाली, F मतलब फंडल चेंजेस वाली, और थर्ड हो जाएगा क्या, XS मतलब स्कार बन गया है यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए, तो ये विटामिन ए का पूरा फंडा अपन ने देख लिया है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। यहाँ पे आपको पूछा गया है कि रिफ्रैक्टिव एरर, ठीक है, रिफ्रैक्टिव एरर caused by the difference in the curvature if the cornea and lens is called, है ना। the refractive error caused by the difference in the curvature if the in the cornea and the lens is called, अगर क्या हो जाए, इनके लेंस या कॉर्निया के कर्वेचर में अगर चेंज आ जाए, ठीक है ना, तो उसके अंदर कौन सी कंडीशन देखने को मिलती है। ए है एमेट्रोपिया, सेकंड है एस्टिग्मेटिज्म, थर्ड है मायोपिया एंड फोर्थ है
हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है ना। ये 4 कंडीशन आपके सामने है, ठीक है। जब बात आती है कर्वेचर की, तो कर्वेचर का आपको हमेशा याद रखना है, अगर कर्वेचर के अंदर चेंज होगा तो क्या होगा, 2 अलग अलग तरह की इमेज बनेगी, ठीक है ना। चलिए, जैसे मान लो कि नॉर्मल कैसा होता है, अपन देखें कि अपन कॉर्निया की बात करते हैं, क्योंकि लेंस में नॉर्मली ये चीज नहीं देखने को मिलती, मेनली कॉर्निया स्टिच देखने को मिलती है, ठीक है। तो बात करें कि नॉर्मल कॉर्निया कैसा होगा, ऐसा होगा, ठीक है। ओके, अगर मैं लेटरल साइड से ये देख रहा हूं, है ना, ओके, तो मेरे सामने कैसे ऐसे ऐसे खड़ा है, उसका फेस इधर है, तो उसका कॉर्निया कैसे दिखेगा, इस तरीके का दिखेगा, है ना। इसमें मैं क्या देख पा रहा हूँ, इसमें मैं देख पा रहा हूँ कि ऊपर से नीचे जो इसका कर्वेचर है वो सेम है, ठीक है। अगर मैं इस यही चीज नीचे से देखूं तो मुझे कैसा दिखेगा, ठीक है, नीचे से देखूंगा तो मुझे इस तरीके से दिखेगा, है ना। ओके, तो इस तरीके भी कर्वेचर नॉर्मल रहेगा, ठीक है। तो जब कॉर्निया का एग्जामिनेशन किया जाएगा, ठीक है ना, ठीक है, किरेटोमेट्री की जाएगी, तो उसके दौरान देखेंगे कि हाँ इसका कर्वेचर किस तरीके से, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे 2 लाइंस बनती है, ठीक है ना। ओके, ठीक है, 2 मेरिडियन बनते हैं यहाँ पे, ठीक है, जिसकी बात करें, एक होता है वर्टिकल और एक होता है ट्रांसवर्स, ठीक है ना। ओके, तो ये जब दोनों सेम रहते हैं, ठीक है ना, दोनों की जो एक्सिस होती है वो सेम रहती है, ठीक है, मतलब ये दोनों अगर 90 डिग्री पे रहे और एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल रहे तो उसमें नॉर्मल कंडीशन रहती है। लेकिन इसमें थोड़ा सा भी डिफरेंस हो गया, जैसे क्या हो गया, ये कॉर्निया ऊपर की तरफ थोड़ा थिक हो गया, नीचे की तरफ थोड़ा अंदर की तरफ चला गया, ठीक है ना। यहाँ क्या हो गया, लेटरली थोड़ा बाहर की तरफ आ गया, मीडियली थोड़ा अंदर की तरफ चला गया। तो नॉर्मल जो इसका सर्कुलर कर्वेचर होता है, ठीक है ना, ऐसा ना होकर के, ठीक है, स्फेरिकल कर्वेचर ना होकर के थोड़ा सा टिल्ट हो जाए, ठीक है। तो टिल्ट हो जाने के कारण क्या हो जाएगा, ये जो नॉर्मल जो प्लस वाली कंडीशन होती है ये इस तरीके से नहीं रहती है, सेंटर पे नहीं रहता है ये, ठीक है ना, ये इधर उधर हो जाता है, ठीक है ना। ओके, तो क्या हो जाएगा, ये या तो इनका एंगल चेंज हो जाएगा, जो ये 90 डिग्री होता है, ये यहाँ पे हो सकता है एक जगह 120 हो जाए, दूसरी जगह 60 हो जाए, ठीक है। ओके, ऐसे हो सकता है, इधर हो गया 120 डिग्री हो गया, इधर क्या हो गया 60 डिग्री हो गया, या क्या हो गया, ये दोनों है तो क्या 90 डिग्री पे, लेकिन इनकी जो एंगल चेंज हो गया, ऐसे बन गया, ठीक है। चलिए, तो ये थोड़ी डीप कंडीशन है, लेकिन आपको यही समझना है कि यहाँ पे अपन 2 मेरिडियन देखते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। ओके, और दोनों के बीच एक्सिस देखते हैं और उनकी डायरेक्शन देखते हैं, ठीक है। ओके, अगर इनकी एक्सिस और डायरेक्शन में डिफरेंस आ रहा है तो क्या हो जाएगा, एस्टिग्मेटिज्म की कंडीशन डेवलप हो जाएगी। ये तो हो गई इनकी भाई कर्वेचर के चेंज हो जाने के कारण ये चीज देखने को मिलेगी एस्टिग्मेटिज्म के अंदर। लेकिन अंदर बात करें, आंख के अंदर क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे एस्टिग्मेटिज्म में, ठीक है। चलिए, नॉर्मल आई की बात करें अपन, ये नॉर्मल आई है, ठीक है, ये मेरी आपकी जो नॉर्मल आई है उसकी बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। चलिए, ओके, तो ये क्या है, यहाँ पे ये कॉर्निया है, ये नॉर्मल कॉर्निया है, यहाँ से जो लाइट रेस आती है, ठीक है, लाइट रेस आती है और वो इधर लेंस की तरफ जाती है, और लेंस क्या करता है इन चीजों को, ठीक है, जो अपना फोविया सेंट्रलिस होता है वहां पे भेज देता है, ठीक है, और फोविया सेंट्रलिस में अपनी इमेज बन जाती है, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पे थोड़ा पीछे चला गया है, इसको यहीं पे मानेंगे फोविया पे ही, फोविया पे भी इमेज बनी है। ये तो नॉर्मल कंडीशन हो गई, है ना। अपनी जितनी भी रेस आएगी, जैसे ये तो सबसे पेरिफेरी वाली रेस की बात कर ली, वो भी इधर जाएगी, ठीक है। जो सेंटर की तरफ रेस होगी वो भी अपना इमेज कहाँ बनाएगी, फोविया सेंट्रलिस पे बनाएगी। तो सारी रेस जितनी भी किरणें हैं वो सारी अपनी इमेज कहाँ बना रही है, फोविया सेंट्रलिस पे बना रही है। इस कारण अपन एकदम क्लियर देख पा रहे हैं, ठीक है। चलिए, अब बात करें अपन किसकी, एस्टिग्मेटिज्म की। एस्टिग्मेटिज्म क्या हो गया है कि दोनों मेरिडियन है, ठीक है ना, उनके अंदर कुछ चेंज आ गया है, ठीक है, तो दोनों अपनी अलग अलग इमेज बनाएंगे, ठीक है। तो 5 कंडीशन यहाँ पे डेवलप हो सकती है। जैसे अपन आंख में देखें तो कौन कौन सी कंडीशन डेवलप हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो मैं एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, उससे अपन सारे समझ लेंगे, ठीक है। ये देख लो कि ये कुछ किरणें आ रही थी, ठीक है ना, इनमें क्या हो गया, कॉर्निया के अंदर कर्वेचर में चेंज हो गया। अब अपन जो आई की पावर देखते हैं ना, उसमें दोनों की पावर होती है, उसमें लेंस की भी पावर होती है, उसमें कॉर्निया की भी पावर होती है, क्योंकि कॉर्निया भी कन्वर्ज करता है रेस को और लेंस भी कन्वर्ज करता है, और जिसमें कन्वर्ज करने की ताकत होती है उसकी खुद की पावर होती है, ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है। चलिए, तो दोनों की पावर होती है, मतलब कॉर्निया में भी कुछ चेंज आया तो भी इमेज गलत जगह बन जाएगी, और अगर लेंस में भी कुछ चेंज आया तो भी इमेज गलत जगह बन जाएगी, ठीक है ना। चलिए, तो इन 2 कारणों से क्या हो सकता है, इन 2 कारणों से इमेज गलत जगह बन सकती है। अब अपन कॉर्निया की बात करें यहाँ पे, ठीक है ना। ओके, तो ये कंडीशन दोनों जगह हो सकती है, कॉर्निया लेंस में, लेकिन मोस्ट कॉमनली कॉर्निया भी होती है, तो वही मैंने एग्जांपल लिया है। तो यहाँ पे देख लो कि ये जो रेस आ रही थी वो यहाँ से टकरा करके, ठीक है, कहाँ जा रही थी, लेंस पे जा रही थी, ठीक है। यहाँ पे लेंस पे गई और इमेज कहाँ बना दी इसने, इमेज यहाँ पहले बना दी, है ना, फोविया सेंट्रलिस से पहले इमेज बना दी। ओके, कुछ और किरणें आ रही थी, ठीक है ना, वो दूसरे मेरिडियन पे टकराई और उनकी इमेज कहाँ बन गई, उनकी इमेज हो सकता है थोड़ी पहले बन गई, ठीक है। ओके, तो एक इमेज कहाँ बनी, यहाँ बनी, इसके कारण दूसरी इमेज थी, ये कहाँ बनी, इससे थोड़ी पहले बनी, ठीक है ना। तो ये इसके कारण, क्योंकि ये दोनों क्या हो गए हैं,
कीरेटोमेलिशिया सॉरी एस्टिग्मेटिज्म के अंदर क्या हो गए हैं, गड़बड़ा गए हैं, ठीक है ना। चलिए, तो इनके कारण क्या हो जाएगा, जो नॉर्मल इमेज दोनों एक्सिस की इमेज एक ही जगह बननी चाहिए थी, अब दोनों एक्सिस की इमेज अलग अलग जगह हो गई है, ठीक है। ओके, तो ये क्या हो गई, अपनी कंपाउंड मायोपिया हो गई है ना। मायोपिया में क्या होता है, जो इमेज होती है वो पर्दे से पहले बन जाती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कंपाउंड मायोपिया हो गया, ठीक है। चलिए, कुछ एग्जांपल ऐसे रहेंगे जिसमें एक इमेज तो कहाँ बन गई, इधर बन गई, और दूसरी इमेज हो गई वो इधर बन गई, ठीक है। या हो सकता है कि दोनों इमेज है वो लेंस से बाहर बन जाए इस तरफ, ठीक है। तो इस तरीके से दो अलग अलग इमेज बनने लग जाती है, ये कंडीशन होती है एस्टिग्मेटिज्म के अंदर, ठीक है। चलिए, ठीक है, इसमें बहुत सारे रहते हैं टाइप, विद द रूल, विदाउट द रूल, लेकिन अपन को इतना डीप नहीं जाना है इसके अंदर, ठीक है ना। चलिए, अब इसकी बात करें कि सिम्टम क्या क्या रहेंगे इस पेशेंट के अंदर, ठीक है ना। जब सिम्टम की बात करें तो क्या रहेगा, जैसे आप देख पा रहे हो अभी स्क्रीन पे, तो आप देख रहे हो कि लेटर फिक्स है, ठीक है ना। लेकिन उसको कैसे, लेटर से ऐसे साथ साथ में मूव करते हुए लगेंगे, ठीक है ना, ऐसे आगे बढ़ते हुए मिलेंगे, ठीक है। ओके, ठीक है ना। तो रनिंग मतलब जो लेटर होंगे वो उसे रनिंग करते हुए लिखेंगे ना, कि दो लेटर है वो साथ साथ में रन कर रहे हैं, ठीक है। तो एक तरीके से ये सिम्टम देखने को मिलेगा, ठीक है। दूसरा क्या होगा, वो हेड की थोड़ी टिल्टिंग रखेगा, क्योंकि वो चाहेगा कि कैसे भी टिल्ट करके किस तरीके से भी मैं उन दो इमेज जो अलग अलग बन रही है उनको एक कर दूं, ठीक है। तो वो हेड को थोड़ा टिल्ट करके रखेगा, ठीक है। चलिए, ओके, अब इनका जो फाइनल ट्रीटमेंट होता है वो क्या होता है, ठीक है। आपने देखा होगा, इसके लिए देखिए दोनों के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट करना होगा। दो इमेज बन रही है तो दोनों के लिए क्या करना रहेगा, बाइफोकल लेंस लगाना रहेगा इसके अंदर, ठीक है। ओके, तो इसमें क्या होता है, इसमें सिलेंड्रिकल लेंस लगते हैं। एस्टिग्मेटिज्म के लिए कैसे लगते हैं, सिलेंड्रिकल लेंस लगते हैं। कैसे लगते हैं, सिलेंड्रिकल लेंस लगते हैं, ठीक है। सिलेंड्रिकल लेंस लगते हैं, जिसमें हो सकता है कि अगर एक में मायोपिया है, एक में हाइपरमेट्रोपिया है, तो एक में कॉन्वेक्स लेंस यूज लेंगे और एक कॉनकेव लेंस यूज लेंगे, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग देखेंगे कि कौन सा है। अगर हाइपरमेट्रोपिया है तो दूसरे लेंस सेम टाइप के यूज लेंगे दोनों इमेज में। अगर दोनों इमेज में अलग अलग है तो एक में कॉन्वेक्स और एक में कॉनकेव, इस तरीके से सिलेंड्रिकल लेंस यूज किए जाते हैं, ठीक है। ओके, और इनके अंदर क्या हार्ड कॉन्टेक्ट लेंस भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। रिजिड कॉन्टेक्ट लेंस आते हैं, वो एस्टिग्मेटिज्म के अंदर यूज कर सकते हैं, ठीक है। जिसको क्या बोलते हैं, टॉरिक लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टॉरिक लेंस, ठीक है। तो ये एस्टिग्मेटिज्म के बारे में अपन ने देख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ए क्लिनिकल एंटिटी वेयर द प्रोसेस ऑफ एबॉर्शन हैज स्टार्टेड बट हैज नॉट प्रोग्रेस टू ए स्टेट फ्रॉम विच रिकवरी इज इम्पॉसिबल एज, है ना। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, एबॉर्शन स्टार्ट हो गया है, लेकिन एबॉर्शन स्टार्ट तो हो गया है लेकिन उस स्टेट तक नहीं पहुंचा है जहां से निकलने के बाद में रिकवरी पॉसिबल नहीं है। मतलब यहाँ तक क्या है, रिकवरी पॉसिबल है। तो अभी इस स्टेशन पे है जहां पे रिकवरी पॉसिबल है, मतलब वापस नॉर्मल हो सकता है। तो इस एबॉर्शन को क्या बोला जाएगा, ठीक है। देखिए, ए है स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन, सेकंड है थ्रेटेंड एबॉर्शन, थर्ड है इनएविटेबल एबॉर्शन एंड फोर्थ है मिस्ड एबॉर्शन, ठीक है ना। चलिए, तो क्या आंसर रहेगा, अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। चलिए बताइए क्या आंसर रहेगा। लेखा जी कह रहे हैं सी रहेगा, और वही, ठीक है। मतलब अभी उस स्टेज तक नहीं पहुंचा है जहां से रिकवरी पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अबॉर्शन तो स्टार्ट हो गया है लेकिन इसकी रिकवरी पॉसिबल है, तो ऐसे मतलब इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, अभी इस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर इसको बेड रेस्ट देकर के मैनेज करके क्या कर दें कि ना, इस अबॉर्शन को रिवर्स कर दें या यहीं पे रोक दें, तो इसको रोका जा सकता है। ऐसे अबॉर्शन को क्या कहते हैं, ए है स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, सेकंड है थ्रेटेंड अबॉर्शन, थर्ड है इनएविटेबल अबॉर्शन एंड फोर्थ है मिस्ड अबॉर्शन, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको हिंट दे दूं, इस एबॉर्शन के अंदर जो आपकी स्टेज बताई जा चुकी है, इसमें कार्डिक एक्टिविटी प्रेजेंट है अभी भी, है ना। फीटस डेड नहीं हुआ है, कंप्लीट एबॉर्शन नहीं हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि नॉर्मल के अंदर वापस जा सकता है, अभी इस स्टेज तक नहीं पहुंचा है, ठीक है। फिर कार्डिक एक्टिविटी इसके अंदर भी मौजूद है। तो इस एबॉर्शन को क्या बोला जाएगा, उत्तम जी वेरी गुड, क्या रहेगा इसका आंसर, थ्रेटेंड एबॉर्शन रहेगा। क्या रहेगा, थ्रेटेंड एबॉर्शन। थ्रेटेंड एबॉर्शन की क्या खासियत होती है, ठीक है, थ्रेटेंड एबॉर्शन की क्या खासियत होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एबॉर्शन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट तो हो चुका होता है लेकिन इसको रिवर्स कर सकते हैं, ये थ्रेटेंड एबॉर्शन की खासियत होती है, ठीक है। ओके, अब इस एबॉर्शन के सिम्टम्स क्या क्या रहते हैं, सिम्टम्स आपको याद रखना है क्या, यस, पांडे जी कह रहे हैं प्रेगनेंसी कंटिन्यू रख सकते हैं, वेरी गुड, ठीक है। ओके, इसकी बात करते हैं अपन थ्रेटेंड अबॉर्शन की। इसमें सिम्टम क्या क्या देखने को मिलेंगे, ठीक है। एक तो क्या हो जाएगा, अबॉर्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा लेकिन इसको रिवर्स कर सकते हैं। सेकंड, इसमें क्या क्या सिम्टम रहेंगे, एमेनोरिया का रहेंगे, क्योंकि ये प्रेगनेंसी है तो एमेनोरिया की कंडीशन रहेगी। सेकंड क्या रहेगा, सेकंड पेन की कंप्लेन रहेगी इसको, ठीक है, एब्डोमिनल पेन की कंप्लेन रहेगी। और थर्ड होगी क्या, माइल्ड ब्लीडिंग, ठीक है ना। ओके,
माइल्ड ब्लीडिंग, ठीक है ना, ये शब्द इंपॉर्टेंट है, माइल्ड ब्लीडिंग, ठीक है। माइल्ड ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, इसका मतलब एबॉर्शन स्टार्ट हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करूं मैं सर्वाइकल डायलेटेशन की, तो इस थ्रेड एंड एबॉर्शन के अंदर सर्वाइकल डायलेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। जो ओस होगी वो इसके अंदर ओपन रहेगी कि क्लोज रहेगी, थ्रेड एंड एबॉर्शन के अंदर कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के बताएंगे। थ्रेड एंड एबॉर्शन के अंदर सर्विक्स होगी वो ओपन रहेगी, क्लोज रहेगी। देखिए कॉन्ट्रैक्शन प्रेजेंट रहेंगे इसके अंदर, अच्छा सॉरी, है ना, कार्डिक एक्टिविटी मौजूद रहेगी, कॉन्ट्रैक्शन नहीं रहेंगे, ठीक है। थ्रेड एंड एबॉर्शन की बात करें तो इसमें अपन ने 3 सिम्टम देख लिए अपने, एबॉर्शन सॉरी, ठीक है, एमेनोरिया हो गया, पेन हो गया, माइल्ड ब्लीडिंग हो गया। इसमें सर्विक्स कैसी रहेगी, बिल्कुल सही है, क्लोज्ड रहेगी, वेरी गुड। क्या रहेगी, सर्विक्स होगी वो इसके अंदर क्लोज्ड रहेगी, ठीक है, ओके। ये इसका इंपॉर्टेंट फिनोमेना होता है, साइन होता है कि इसके अंदर सर्विक्स होती है वो क्लोज मिलती है, ठीक है। चलिए, और यूएसजी में जब इसको देखा जाएगा तो इसकी कार्डियक एक्टिविटी प्रेजेंट रहेगी, ठीक है ना, ओके, ठीक है, ओके। तो इस एबॉर्शन को कंटिन्यू किया जा सकता है, लेकिन ऐसे थ्रेडेड एबॉर्शन वाले कंडीशन के अंदर प्री मैच्योरिटी देखने को मिलती है बेबी के अंदर, ठीक है। और हो सकता है वो 3rd ट्राइमेस्टर के अंदर जाकर क्या हो जाए, ठीक है, डेड हो जाए, ठीक है। चलिए, तो ये आंसर इसका क्या रहेगा, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग थ्रेडेड एबॉर्शन रहेगा, ठीक है। इनएविटेबल एबॉर्शन में क्या होता है, इसमें कार्डिक एक्टिविटी एब्सेंट होती है, ठीक है ना, कार्डिक एक्टिविटी एब्सेंट हो जाती है, सर्विक्स होती है वो ओपन हो जाती है और एबॉर्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। मतलब जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है वो अब बाहर निकलने वाला ही है, सर्विक्स डायलेट हो चुकी है, कार्डिक एक्टिविटी एब्सेंट हो चुकी है, अब इसको जस्ट बाहर निकलना है, इसको कहते हैं इनएविटेबल एबॉर्शन, ठीक है, स्टार्ट हो गया है। अब एक कंडीशन होती है इनकम्प्लीट एबॉर्शन, उसमें मतलब क्या, सर्विक्स डायलेटेड है, फीटस डेड है, कार्डिक एक्टिविटी कुछ नहीं है, इनकम्प्लीट की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है, कार्डिक एक्टिविटी नहीं है उसके अंदर, और प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन आधा बाहर निकलना है या कुछ पार्ट बाहर निकला है, कुछ अभी बाहर आना बाकी है, ठीक है। एक होता है कंप्लीट एबॉर्शन, उसमें क्या है, उसमें जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है वो कंप्लीट बाहर आ चुका है, ठीक है, ओके, ठीक है। उसमें क्या रहता है, कंप्लीट के अंदर प्रोडक्ट कंसेप्शन होता है वो कंप्लीट बाहर आ चुका है, ब्लीडिंग होती है वो, ठीक है, ब्लीडिंग होती है वो स्टॉप हो जाती है, ठीक है, और सारे सिम्टम अब रिवर्स होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है, और जो हाइट ऑफ यूट्रस होती है अब वो जो पीरियड ऑफ गेस्टेशन से कम हो जाती है, ठीक है ना, ओके। जो सर्विक्स होती है वो क्लोज हो जाती है और यूट्रस होता है वो एकदम खाली हो जाता है। ये तो किसकी हो गई, कंप्लीट एबॉर्शन की होगी। एक आता है अपना क्या, मिस्ड एबॉर्शन। मिस्ड एबॉर्शन की बात करोगे आप तो मिस्ड में क्या होता है, मिस्ड में देखिए कि जो एबॉर्शन का प्रोसेस है वो कुछ हफ्ते पहले हो गया है, ठीक है ना, मतलब क्या हो गया, एबॉर्शन नहीं कह सकते अपन, जो फीटस डेड है ना, जो फीटल डेथ है वो क्या हो गई, कुछ हफ्ते पहले हो गई, लेकिन उसको पता ही नहीं है ना, पेशेंट है वो अनअवेयर है इस चीज से कि उसका जो बेबी है वो अंदर मर चुका है, ठीक है, ओके। पेशेंट क्या है, अनअवेयर है, लेकिन वो फीटस से वो अंदर डेड हो चुका है, ठीक है। चलिए, अब इस कंडीशन में सिम्टम्स क्या क्या रहेंगे, ठीक है ना, तो इसमें सिम्टम क्या रहेगा, मेनली डिस्चार्ज के सिम्टम रहेंगे इसमें, है ना, जो क्या रहेगा इसमें, ब्राउनिश डिस्चार्ज आएगा, कैसा आएगा, ब्राउनिश डिस्चार्ज आएगा, ब्राउनिश डिस्चार्ज मौजूद रहेगा, ठीक है। और इसमें जो हाइट ऑफ यूट्रस होगी वो पीरियड ऑफ गेस्टेशन से कम रहेगी, क्योंकि कुछ हफ्ते पहले क्या हो गया है, एबॉर्शन हो गया है, ठीक है। सर्विक्स होगी वो उसके अंदर क्लोज मिलेगी और कार्डिक एक्टिविटी एब्सेंट मिलेगी। तो ये किसकी खासियत होगी, ये इसकी खासियत होगी अपने मिस्ड एबॉर्शन की, ठीक है ना, फोर्थ देख रहे हैं अपन, ओके। तो ये एबॉर्शन वाला फंडा आपका क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच अमंग द फॉलोइंग कैन बी सीन इन ए पार्शियल मोल, ठीक है। अब मोलार प्रेगनेंसी अपन ने पढ़ा था, उसमें अपन ने मोल के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है, कि वहां पे अपन गेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज की बात करें तो उसको अपन ने 2 कंडीशन में डिवाइड किया था, एक तो मोलार प्रेगनेंसी थी और दूसरी थी क्या, गेस्टेशनल नियोप्लेजिया, है ना, ओके। तो या तो क्या हो सकता है, नियोप्लेजिया डेवलप हो सकता है, और या तो नियोप्लेजिया डेवलप हो सकता है, और या क्या हो सकता है, यहाँ पे मोलार प्रेगनेंसी डेवलप हो सकती है, ठीक है। चलिए, अब मोलार प्रेगनेंसी में भी अपने 2 कंडीशन देखी थी, एक देखा था अपने कंप्लीट मोल, ठीक है। मोलार प्रेगनेंसी की बात कर रहे थे अपने, 2 कंडीशन देखी थी, एक तो था क्या, कंप्लीट मोल, और एक था इनकम्प्लीट मोल, है ना, कंप्लीट मोल और इनकम्प्लीट मोल, ठीक है, ओके। अब इनकम्प्लीट के अंदर क्या देखा था अपन ने, इनकम्प्लीट के अंदर देखा था कि जो एग है, ठीक है ना, इसके अंदर क्या है, 23 एग्स है, इसके अंदर किसी 2 स्पर्म से क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है ना, 2 स्पर्म है वो क्या कर रहे हैं, ठीक है ना, वो फर्टिलाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो पार्शियल मोल होता है, ठीक है ना, इनकम्प्लीट मोल होता है, पार्शियल मोल होता है, उसके अंदर क्या देखने को मिलता है अपन को, 23 23 23, मतलब ट्रिप्लॉइडी स्टेज देखने को मिलेगी। ये आंसर रहेगा इसका फर्स्ट, ट्रिप्लॉइडी, है ना, सभी आंसर देखेंगे इसका क्या रहेगा, ट्रिप्लॉइडी रहेगा। किसकी बात की यहाँ पे, पार्शियल मोल की बात की है। पार्शियल मोल के अंदर क्या मिलेगा अपन को, ट्रिप्लॉइडी स्टेज मिलेगी, है ना, ओके। तो पार्शियल मोल की क्या खासियत होती है, इसके अंदर कुछ फीटल पार्ट बनते हैं,
कंप्लीट मोल की बात करें, वहां पे कोई फीटल पार्ट नहीं बनेगा, ठीक है, वहां पे सिर्फ कोरिनिक मेम्ब्रेन्स बनती जाएगी, ठीक है, लेकिन फीटस का डेवलपमेंट नहीं होगा, ठीक है, एम्ब्रियोनिक स्टेक नहीं बनेगी, ठीक है, फीटस के पार्ट नहीं बनेगी, किसमें, कंप्लीट मोल के अंदर। होता क्या है कंप्लीट मोल के अंदर, कंप्लीट मोल की बात करें, यहाँ पे क्या रहता है, एम्प्टी एग रहता है, ठीक है, और उसके अंदर क्या रहता है, स्पर्म आता है और अंदर जाकर क्या कर देता है, डुप्लीकेशन कर देता है, ठीक है, डुप्लीकेशन कर देगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंडक्शन जो क्रोमोसोम होंगे वो 46 रहेंगे, लेकिन ये प्योर पैटर्नल ओरिजिन वाले होंगे, और इसके अंदर क्या मिलेगा, इसके अंदर जब यूएसजी की जाएगी, ठीक है ना, कंप्लीट मोल के अंदर, कंप्लीट मोल के अंदर देखिए कोई फीटल पार्ट नहीं है, तो इसके अंदर कैसे ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी, है ना, वेसिकल्स देखने को मिलेंगे ऐसे, ठीक है, ओके। तो बात करें अपन दोनों में डिफरेंस की बात करें कि कंप्लीट मोल और पार्शियल मोल में क्या डिफरेंस हो सकता है, ठीक है ना, चलिए, ठीक है, ओके। तो इसमें जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो कंप्लीट मोल के अंदर क्या रहेगा, प्योर पैटर्नल ओरिजिन वाला रहेगा, लेकिन इसमें मैटरनल और पैटर्नल दोनों रहेगा, ठीक है, चलिए, ओके। उसके बाद में अपन बात करें, ठीक है, प्रेजेंटेशन क्या रहेगा, ठीक है ना, अपन बात करें किसकी, अपन बात करते हैं पार्शियल मोल की, जो अपना क्वेश्चन है उसकी, ठीक है ना, उसके अंदर क्या प्रेजेंटेशन रहता है, उसके अंदर क्या रहता है, ब्लीडिंग रहती है, ठीक है ना, ब्लीडिंग की कंप्लेंट रहती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर, ठीक है, अगर क्या है पार्शियल मोल डेवलप हो गया तो ब्लीडिंग रहेगी फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर, ठीक है, और आपको क्या याद रखना है इसके अंदर, ठीक है, और इसके अंदर ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे वेसिकल्स टाइप स्ट्रक्चर इसमें पास नहीं होगी इनकम्प्लीट के अंदर, लेकिन कंप्लीट के अंदर होती है, ठीक है, चलिए, इसमें जो हाइट ऑफ यूट्रस होती है वो पीरियड ऑफ गेस्टेशन से कम रहती है इनकम्प्लीट के अंदर, क्योंकि इसके अंदर आधा अधूरा भ्रूण बन रहा है, ठीक है, कंप्लीट की बात करें इसमें पूरा यूट्रस होगा वो वेसिकल से भरा हुआ मिलेगा, ठीक है, तो जो पीरियड ऑफ गेस्टेशन होगा उससे ज्यादा मिलेगा यूट्रस की साइज, ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर जो ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर है वो मल्टीप्लाई करती जा रही है और यूट्रस की साइज बड़ी होती जा रही है, ठीक है ना, चलिए, ठीक है, चलिए, अब इसमें क्या है, देखिए जो कॉम्प्लिकेशन ज्यादा किस में रहेंगे, कंप्लीट वाले के अंदर रहेंगे, कंप्लीट के कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होते हैं क्योंकि इसके अंदर एक्स्ट्रा मैनिफेस्टेशन देखने को मिलते हैं, ठीक है ना, जैसे हो गया हाइपरथायरॉइडिज्म हो गया, हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम हो गया, ठीक है, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन हो गया, जो नॉर्मली 20 वीक्स के बाद देखने को मिलता है वो 20 वीक्स से पहले ही डेवलप हो जाता है, ठीक है, हाइपरथायरॉइडिज्म की कंडीशन डेवलप हो गई, ठीक है ना, ओके, और पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी इसके अंदर देखने को मिलता है, किसमें, कंप्लीट मोल के अंदर, ठीक है, लेकिन इसकी बात करें इनकम्प्लीट में इतने कॉम्प्लिकेशन नहीं होते हैं, ठीक है, चलिए, ओके। उसके बाद में जब इसकी यूएसजी की गई इस पेशेंट की, ठीक है ना, अगर इसमें इनकम्प्लीट होगा तो क्या मिलेगा, मिस्ड एबॉर्शन की तरह ये प्रेजेंट करेगा, ठीक है, एक छोटा सा ऐसा भ्रूण बना हुआ होगा और वो मिस्ड एबॉर्शन को प्रदर्शित करेगा यहाँ पे, ठीक है। कंप्लीट मोल की बात करें, देखिए इसमें कैसी दिखती है, स्नोस्ट्रॉम अपीयरेंस देखने को मिलती है, क्योंकि पूरा ये जो यूट्रस है, पूरा यूट्रस है वो ऐसी ग्लोबुलर स्ट्रक्चर से भरा हुआ है, ठीक है ना, ओके, तो कैसे देखने को मिलती है, इसमें स्नोस्ट्रॉम अपीयरेंस देखने को मिलती है, ठीक है, चलिए, ओके। हार्मोन की बात करें, बीटा एससीजी, ठीक है ना, तो बीटा एससीजी किसमें ज्यादा होगा, कंप्लीट के अंदर ज्यादा होगा, है ना, इसके अंदर बहुत ज्यादा लेवल होता है, इसके अंदर भी बढ़ता है लेकिन कंप्लीट जितना नहीं बनता है, ठीक है। अब देखिए मैलिग्नेंसी में कन्वर्ट होने के चांसेस किसके ज्यादा रहते हैं, कंप्लीट के ज्यादा रहते हैं, ठीक है ना, ये सारे इसके क्या हो गए, डिफरेंस हो गए, ठीक है ना, चलिए, ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ओके, अच्छा क्वेश्चन है काफी, द सीरोलॉजिकल रिएक्शन विच सेंसिटाइज बैक्टीरिया फॉर फैगोसाइटोसिस इज कॉल्ड, है ना, वो कौन सी सीरोलॉजिकल रिएक्शन है जिसमें बैक्टीरिया सेंसिटाइज हो जाता है और उसका फैगोसाइटोसिस हो जाता है, ठीक है। फर्स्ट है कोएगुलेशन, सॉरी एग्लूटिनेशन, है ना, कोएग्लूटिनेशन, बी है न्यूट्रलाइजेशन, थर्ड है ऑप्सोनाइजेशन एंड फोर्थ है कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन, ठीक है। आपके नॉर्थ साइड के अंदर एम्स के अंदर ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है ना, तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे अवॉइड नहीं करना है, इसको अपन को अच्छे से पढ़ना है, इसका एक्सप्लेनेशन तक अपन को अच्छे से देखना है, ठीक है, ओके। द सीरोलॉजिकल रिएक्शन विद सेंसिटाइज्ड बैक्टीरिया फॉर फैगोसाइटोसिस इज कॉल्ड, बिल्कुल सही है लेखा जी, उत्तम जी, क्या रहेगा इसके अंदर, ऑप्सोनाइजेशन आंसर रहेगा, ठीक है, ओके। अब इसी कंडीशन को समझेंगे कैसे, देखिए बैक्टीरिया क्या है, फॉरेन पार्टिकल है, ठीक है ना, इसको एज्यूम कर लो कि कोई राजा की नगरी है, उसमें कोई बाहर का आदमी आ गया, गुप्तचर आ गया, ठीक है, कोई बाहर का आदमी आ गया तो उसको क्या करेगी, सेना पकड़ लेगी, ठीक है ना, तो यहाँ पे सेना कौन है, एंटीबॉडीज है, ठीक है, एंटीबॉडीज हो गई और ऑप्सोनाइजेशन होगी, ठीक है ना, ओके। तो सबसे पहले जिसने पकड़ा वो कौन थी, एंटीबॉडी थी, ठीक है, और उसने क्या कर दिया, दूसरे सैनिक को बोला है, ठीक है, दूसरे सैनिक को कौन हो गए, कॉम्प्लीमेंट हो गए, ठीक है ना, ओके। तो ये सैनिकों की चेन बना ली अपन ने, ठीक है, ये कौन सा रहा, ये अपना जो फॉरेन सैनिक है, बैक्टीरिया है, ये रहा, इसको क्या कर दिया, यहाँ के राजा के सैनिकों ने घेर लिया है, ओके,
चलिए, तो ये क्या कर देंगे, इसको चारों तरफ से इस पे घेरा बना लेंगे, इसको अच्छे से जो ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है वो इसको अच्छे से बाउंड कर लेंगे, ठीक है ना। अब जो एंटीबॉडी रहेगी उसका एफसी सेगमेंट होता है, आपने पढ़ा हुआ एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर, वो क्या करता है, अब ये जो पूरी चैन और एंटीबॉडी बनी हुई है जिसने बैक्टीरिया को पूरा कवर कर लिया है, इस ठीक है फॉरेन आदमी को, जो बाहर का आदमी है, इसको पकड़ लिया है अच्छे से, अब इसको राजा के पास ले जाएंगे सजा देने के लिए। वो राजा कौन है, वो राजा है फैगोसाइटोसिस सेल, है ना। ओके, जो अपने फैगोसाइटोसिस की सेल रहती है, ठीक है ना, डब्ल्यूबीसी के अंदर न्यूट्रोफिल्स होगी, मैक्रोफेजेस होगी, तो मैक्रोफेजेस वगैरह क्या कर देगी इसका, ठीक है, फैगोसाइटोसिस कर देगी, ठीक है। चलिए, ओके, तो ये क्या करेगी, इसके लिए जेल का दरवाजा खोलेगी ऐसे, है ना, इससे क्या हो जाएंगे, इससे स्यूडोपोस्ट निकलने शुरू होंगे, ठीक है। ओके, तो इसकी जो सेल वॉल होती है फैगोसाइटोसिस की, ठीक है ना, फैगोसाइटिक सेल की सेल वॉल होती है, उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन आते हैं और उसके अंदर ऐसे एलिवेशन बन जाते हैं, ठीक है। अब जो ये एंटीबॉडी, ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट का और बैक्टीरिया का जो मिक्सर है, ठीक है, इसको क्या कर देगा, ये इनगल्फ कर देगा, है ना। ये जो दोनों इधर से एलिवेट हो रखे हैं, ये सरफेस पे फैगोसाइटोसिस की, ये दोनों आपस में मीट कर जाएंगे और पूरा एक क्या बन जाएगा, फैगोसोम बन जाएगा, ठीक है। अब ये फैगोसोम इस फैगोसाइटोसिस वाली जो सेल है इसके अंदर जाएगा, ठीक है। ये बन गया भाई, फैगोसोम बन गया है। और जो फैगोसाइटोसिस वाली सेल होती है उसके अंदर क्या होता है, लाइसोसोम होते हैं। क्या होता है, लाइसोसोम। ये क्या हो गया, फैगोसोम। इन दोनों में मिक्सिंग होगी आपस में, ठीक है, और फैगोलाइसोसोम बनेगा बड़ा सा। अब जो लाइसोसोम के अंदर क्या होगी, एंजाइम्स होगी, वो एंजाइम क्या कर देगी, इस बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देगी, ठीक है। और इस तरीके से ये पूरा फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस चलता है, ठीक है। लेकिन इसको इनिशिएट किसने किया, इस फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस को इनिशिएट किसने किया, ऑप्सोनाइजेशन में, ठीक है। ऑप्सोनाइजेशन में कौन सी एंटीबॉडी काम आती है, आईजीजी एंटीबॉडी काम आती है। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि ऑप्सोनाइजेशन के प्रोसेस में कौन सी एंटीबॉडी काम आती है, आईजीजी आती है, ठीक है। जो कॉम्प्लीमेंट के साथ मिलकर के जो एंटीजन होता है उसको कंप्लीट कवर लेती है, जो फॉरेन पार्टिकल होता है उसको कंप्लीट कवर कर लेती है, और जैसे उसको फैगोसाइटोसिस सेल की खाने के लिए थोड़ा रसीला बना देती है उसे, ठीक है, ताकि उसको खाने में आसानी रहे, ठीक है ना। ये काम किसका रहता है, ऑप्सोनाइजेशन का रहता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। द congenital anomalies of the hand in which there is persistent of the webbing between adjacent digits of the hands so that they are attached to each other is called। क्या आंसर रहेगा, फर्स्ट है आपके सामने पॉलीडेक्टाइली, सेकंड है मोनोडेक्टाइली, थर्ड है सिंडेक्टाइली एंड फोर्थ है रिडक्शन डिफॉर्मिटीज। तो इसके अंदर क्या आंसर रहेगा, देखिए क्या बोला है, वेबिंग बोला है। वेबिंग मतलब क्या हो गया, जुड़े हुए हैं, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, ऐसे फिंगर्स पूरी सेपरेट होती है अलग अलग, ठीक है। लेकिन इस कंडीशन की बात करें, इसमें क्या दिखा रखा है कि जो फिंगर्स है वो आपस में जुड़ी हुई है ना, परसिस्टेंट वेबिंग है। मतलब क्या हो गया, इसमें जो फिंगर्स है वो, ठीक है, मान लो कि सारी फिंगर्स ना जुड़ी होकर के कुछ हो, जो नॉर्मल बीच में आपको ये खांच देखने को मिल रही है, इसके अंदर स्पेस देखने को मिल रहा है, ये इनके अंदर नहीं रहेगा, ठीक है। रहेगा तो भी क्या रहेगा, मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। चलिए, तो ये कौन सी कंडीशन है, ये इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे इस कंडीशन को, लेखा जी बता रहे, ए रहेगा पॉलीडेक्टाइली। आपके नॉर्थ सेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है, रायपुर एम्स के अंदर पूछा गया है 2017 के अंदर, ठीक है। तो congenital anomaly of the hand in which there is persistent of the webbing between the adjacent digits of the hand so that they are attached to each other is called। इस कंडीशन को क्या कहेंगे, ठीक है। देखिए, पॉली मतलब क्या है, मल्टीपल है, मतलब 5 से ज्यादा बन जाए, ठीक है। मोनो मतलब कम हो जाए, ठीक है, मोनोडिजिट है। सिंडेक्टाइली, सिंडेक्टाइली मतलब आपस में जुड़ गए, ठीक है। तो ये सिंडेक्टाइली कंडीशन है, सी ऑप्शन आपका सही रहेगा, है ना, थर्ड ऑप्शन आपका सही रहेगा, सिंडेक्टाइली, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अच्छा क्वेश्चन है, रिटर्निंग ए डेड फिटस इन यूट्रस फॉर ए फ्यू वीक्स इज नॉन एज। इसका आंसर क्या रहेगा, रिटर्निंग ए डेड फिटस इन यूट्रस फॉर ए फ्यू वीक्स इन इज नॉन एज। ए है कंप्लीट एबॉर्शन, सेकंड है इनकम्प्लीट एबॉर्शन, थर्ड है मिस्ड एबॉर्शन एंड फोर्थ है रिकरेंट एबॉर्शन। तो क्या आंसर रहेगा, बिल्कुल कुछ भी एक्सप्लेन करने की इसमें जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले वाला जो एबॉर्शन का अपना क्वेश्चन था उसमें सब कुछ डिस्कस कर लिया था। तो बिल्कुल सभी का आंसर आना चाहिए जो लाइव देख पा रहे हैं अभी। क्या आंसर रहेगा इसके अंदर, रिटेनिंग ए डेड fetus in uterus for a few weeks is known as missed abortion, ठीक है। क्या आंसर रहेगा, मिस्ड एबॉर्शन, इसके अंदर आंसर रहेगा थर्ड, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, द प्लेसेंटल एब्नॉर्मलिटीज इन विच ए थिन फाइब्रस रिंग इज प्रेजेंट एट द मार्जिन ऑफ द कोरिनेक प्लेट वेयर द फीटल वेसल्स अपीयर टू टर्मिनेट एज, है ना। ओके, इसमें आपको बताया गया है कि प्लेसेंटा की वो कंडीशन है जिसमें, ठीक है, प्लेसेंटा की जो मार्जिन है, मार्जिन पे क्या है, फाइब्रस रिंग है, ठीक है। आपको बताया कि फाइब्रस रिंग होती है यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे दोनों,
ठीक है, दोनों मेम्ब्रेन का जंक्शन होता है, तो वहां पे क्या होती है, फाइब्रस रिंग बनती है। ठीक है, अब इसमें बोला है कि ये जो फाइब्रस रिंग वाला टर्मिनल पार्ट रहता है, यहाँ से अगर मेम्ब्रेन अराइज हो रही है, ठीक है ना, ओके, ये जो अम्बिलिकल वेसल्स है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहीं पे एंड हो रही है, मतलब ठीक है, आर्टरी और वेन यहाँ से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो इस कंडीशन को क्या बोला जाएगा? ठीक है, ए है सर्कुमुलेट प्लेसेंटा, सेकंड है प्लेसेंटा मेम्ब्रेनेसी, थर्ड है प्लेसेंटा मार्जिनेट एंड फोर्थ है प्लेसेंटा स्पूरिया। ओके, तो क्या आंसर रहेगा? देखिए, मार्जिन से अराइज हो रही है तो इसका नाम क्या रहेगा? प्लेसेंटा प्लेसेंटा मार्जिनेटा। ठीक है ना, नॉर्मली क्या होता है, सेंटर से अराइज होती है, लेकिन अब यहां से अराइज ना होकर के ये कहां से अराइज हो रही है, ये मार्जिन से अराइज हो रही है, तो प्लेसेंटा मार्जिनेटा इसका नाम रहेगा। वेरी गुड, सभी का आंसर सही है। इसके अंदर क्या रहेगा? थर्ड ऑप्शन इसके अंदर सही रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, द प्लेसेंटल एबनॉर्मलिटीज इन विच द एक्सेसरी लोब इज डेवलप फ्रॉम द एक्टिवेटेड विलाई ऑन द कोरोनिक लीव इज। इसका आंसर क्या रहेगा? फर्स्ट है प्लेसेंटा सबसेंचुराटा, सेकंड है प्लेसेंटा स्पूरिया, थर्ड है प्लेसेंटा एक्स्ट्राकोरियल्स एंड फोर्थ है प्लेसेंटा मार्जिनाटा। ठीक है, द प्लेसेंटल एबनॉर्मलिटीज इन विच द एक्सेसरी लोब, क्या है? एक्सेसरी लोब है, मतलब मेन लोब के अलावा एक एक्सेसरी लोब है। ठीक है, एक्सेसरी है मतलब वो इससे छोटा ही होगा। ठीक है, एक्सेसरी लोब है। द प्लेसेंटल एबनॉर्मलिटीज इन विच द एक्सेसरी लोब इज डेवलप्ड फ्रॉम द एक्टिवेटेड विलाई ऑन दी कोरोनिक लीव। जो कोरोनिक लीव होती है, नॉर्मली क्या देखते हैं अपन, जो प्लेसेंटा होती है वहां पे क्या होती है, कोरियन होती है। ठीक है, वहां पे कोरियन होती है और साइड में जो होती है वो कोरोनिक लीव होती है। अब इन्होंने बोला है कि ये जो कोरोनिक लीव है यहाँ से एक अलग लोब बन रहा है, तो इसने क्या कर दिया, एक अलग लोब बना दिया अपना। ठीक है, चलिए, तो इस कंडीशन को क्या बोला जाएगा? ए है प्लेसेंटा सक्सेंचुराटा। ठीक है, ओके, सेकंड है प्लेसेंटा स्पूरिया, थर्ड है प्लेसेंटा एक्स्ट्राकोरियलिस एंड फोर्थ है, यहाँ पे फोर्थ कंडीशन है प्लेसेंटा मार्जिनाटा। ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा इसके अंदर? ठीक है, अब इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर पूरा एक्सप्लेन सही तरीके से नहीं कर रखा कि अपन प्लेसेंटा सक्सेंचुराटा बोले हैं या प्लेसेंटा स्पूरिया बोले हैं। ठीक है, और थर्ड कंडीशन ऐसी हो सकती है, वो होती है प्लेसेंटा बाइलोबा। अब इन तीनों में अलग अलग कंडीशन है, अलग अलग कंडीशन कैसे है? ठीक है, अब इसने एक्सेसरी लोब बोला है, तो हो सकता है कि एक्सेसरी लोब है वो मेन से छोटा होगा। अगर ये इससे छोटा है तो ये प्लेसेंटा बाइलोबा नहीं हो सकता। बाइलोबा मतलब दो सेम साइज की बड़ी बड़ी प्लेसेंटा हो। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा बाइलोबा, जो ऑप्शन के अंदर दे ही नहीं रखी है, तो वो तो क्या होगी, एक्सक्लूड हो गई। ठीक है ना, उसको बाहर निकाल दिया अपन ने। अब एक्स्ट्रा कोरियलिस भी नहीं होगी, ये प्लेसेंटा मार्जिनाटा भी नहीं होगी, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज से मैच नहीं कर रही है। दो कंडीशन यहाँ पे मैच हो रही है। एक तो आपका आंसर रहेगा प्लेसेंटा सक्सेंचुराटा एंड सेकंड रहेगा प्लेसेंटा स्पूरिया। अब इन दोनों में फर्क क्या होता है? ठीक है, ओके, फर्क देखते हैं अपन। तो प्लेसेंटा सक्सेंचुराटा रहेगा, उसमें क्या रहेगा, दोनों की इंडिविजुअल सप्लाई तो रहेगी। ठीक है ना, अम्बिलिकल वेसल से दोनों जुड़ी हुई तो रहेगी, लेकिन आपस में कनेक्शन होगा। ठीक है, आपस में कनेक्शन किसमें होगा? प्लेसेंटा सक्सेंचुराटा के अंदर होगा। लेकिन ऐसा क्वेश्चन की लैंग्वेज में मेंशन करके नहीं रखा है कि इन दोनों लोब में आपस में कनेक्शन है। ठीक है, सेकंड कंडीशन है यहाँ पे कि एक लोब छोटा हो, एक लोब बड़ा हो, और इन दोनों के अंदर आपस में ये कनेक्शन नहीं हो। अगर दोनों में कनेक्शन है तो आंसर क्या हो जाता? प्लेसेंटा सक्सेंचुराटा आंसर हो जाता। लेकिन अगर ये कनेक्शन ना हो यहाँ पे, तो क्या आंसर रहेगा इसका? प्लेसेंटा स्पूरिया आंसर रहेगा। ठीक है, ओके, तो कोई भी वेसल इन दोनों लोग को कनेक्ट नहीं कर रही है, ऐसा क्वेश्चन के अंदर नहीं दे रखा है, तो आंसर क्या रहेगा? प्लेसेंटा स्पूरिया रहेगा। अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज के अंदर ऐसा देखने को मिलता, यहाँ पे एक वेसल्स है, ठीक है ना, एक वेस्कुलर बंडल है जो दोनों लोग को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, और दोनों लोग अलग अलग तरीके से अम्बिलिकल वेसल से भी जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाता है? इसका सक्सेंचुराटा आंसर हो जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा इसके अंदर? प्लेसेंटा स्पूरिया रहेगा। अगर यहाँ पे प्लेसेंटा स्पूरिया ना देकर के प्लेसेंटा बाइलोबा दिया हुआ होता तो अपन आंसर फर्स्ट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे मोर करेक्ट कौन सा रहेगा? प्लेसेंटा स्पूरिया रहेगा, क्योंकि आपके एग्जाम के अंदर इसी को करेक्ट माना है। ठीक है ना, और मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है कि ये करेक्ट क्यों है। ठीक है ना, चलिए, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, द हाइपोफंक्शन ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड दैट रेयरली अफेक्ट द पोस्टीरियर लोब लीडिंग टू। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे क्या पूछा है आपको कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है ना, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसका क्या हो गया? हाइपोफंक्शनिंग हो गया है। ठीक है, चलिए, तो ये कौन सी है? ये एंटीरियर पिट्यूटरी है, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। ठीक है, चलिए, ये क्या हो गया अपना? हाइपोथैलेमस हो गया। ये क्या हो गया?
हाइपोफाइजियल ट्रैक्ट हो गया जो वेस्कुलर ट्रैक्ट होता है, ठीक है। अब जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के लिए होता है वो न्यूरोनल ट्रैक्ट होता है। ये आपको पता है कि इसमें जो हार्मोन्स वगैरह रहते हैं वो नर्व के थ्रू ट्रेवल करते हैं, और इसमें जो होता है वो, ठीक है, हाइपोफाइजियल ट्रैक्ट के द्वारा ट्रेवल करते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके अंदर क्या पूछा था, हाइपर फंक्शन ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड दैट रेयरली अफेक्ट द पोस्टीरियर लोब लीडिंग टू, मतलब क्या हो गया, इस ग्लैंड का क्या हो गया, इस ग्लैंड का हाइपर फंक्शन हो गया, मतलब इसका फंक्शन रिड्यूस हो गया है। तो सीधी बात है, इसका फंक्शन रिड्यूस हुआ है, ठीक है ना, द हाइपर फंक्शन ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये किसके कारण हुआ है, तो उसका नाम जाएगा आपका ग्रेव्स डिजीज, साइमंड्स डिजीज, ठीक है, फ्रॉलिस्ट सिंड्रोम्स एंड लेवाइस सिंड्रोम। सबसे बेस्ट आपका आंसर रहेगा इसके अंदर साइमंड्स डिजीज, है ना। आपको सीधा याद रखना है साइमंड्स डिजीज, वो मैं एक्सप्लेन करता हूं क्यों, ठीक है। साइमंड्स डिजीज होती है, उसके अंदर क्या हो जाता है, इस ट्रैक्ट के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है, जो वेस्कुलर ट्रैक्ट होता है इसके अंदर प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। अभी प्रॉब्लम बहुत सारे कारणों से हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। साइमंड्स में देखें, प्रॉब्लम की बात करें तो बहुत सारी कंडीशन है, जैसे क्या हो गई, कोई एम्बोलाई इंफेक्ट हो गया, मतलब कोई एम्बुलेंस आया और यहाँ पे क्या कर दिया उसने, ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया इस पार्ट को, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे टीबी हो गया, यहाँ पे सिफिलिस हो गया, और इन सब के कॉम्प्लिकेशन से क्या हो गया, ये ट्रैक्ट खराब हो गया। जब ये ट्रैक्ट खराब हो जाएगा तो हाइपोथैलेमस इधर मैसेज नहीं पहुंचा पाएगा, ठीक है, तो एंटीरियर पिट्यूटरी फंक्शन नहीं कर पाएगी, तो उसका हाइपो फंक्शन हो जाएगा। तो इस कंडीशन को क्या बोला जाएगा, ग्रेव्स साइमंड्स डिजीज बोला जाएगा। अब इसके कुछ कॉम्प्लिकेशन भी देखने को मिलता है, जब एंटीरियर पिट्यूटरी काम नहीं करेगी तो उसमें क्या हो जाएगा, बहुत सारे ऑर्गन ऐसे रहेंगे जिनकी क्या हो जाएगी, एट्रोपी हो सकती है इसके अंदर, ठीक है ना। जैसे हार्ट की विसरा, हार्ट की हो गई, लिवर की हो गई, और दूसरे विसरा की, जहां जहां इसका फंक्शन रहेगा उस सब में धीरे धीरे एट्रोपी देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये सारे किसके रहते हैं, साइमंड्स डिजीज के रहते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, माल फॉर्मेशन ऑफ द स्पाइन इन विच द पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द लेमाइना ऑफ वन और मोर वर्टिब्रे फास्ट टू फ्यूज with or without defective development of the spinal cord is called, क्या कहेंगे इस कंडीशन को, ठीक है, बताएंगे क्या आंसर रहेगा इसका। देखिए सीधी क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या बोल रही है यहाँ पे, ठीक है, ये बोल रही है माल फॉर्मेशन ऑफ द स्पाइन इन विच द पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ लेमाइना ऑफ वन और मोर वर्टिब्रे फेल्स टू फ्यूज, ठीक है। ओके, तो इसमें क्या हो रहा है, जो वर्टिब्रा का पीछे की तरफ लेमाइना रहता है, ठीक है, वो फ्यूज नहीं हो रहा है, ठीक है ना। जैसे वर्टिब्रा की स्ट्रक्चर देखें अपन, ठीक है, ये वर्टिब्रा है नॉर्मल, इसका जो पीछे का जो लेमाइना रहता है, ये लेमाइना फ्यूज नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है ना, मतलब यही क्या हो गए, यहाँ से ओपन रह गए, ठीक है ना। ओके, तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, इस कंडीशन क्या बोलेंगे, अगर यहाँ से क्या हो जाए, ये एरिया ओपन रह जाए पीछे की तरफ, ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है, स्पाइना बाइफिडा बोला जाता है, ठीक है। हो सकता है ऐसे क्या हो जाए, ऐसे ओपन हो जाए और अंदर का कंटेंट है वो शायद बाहर चला जाए, तो इसको कंडीशन को क्या बोला जाता है, स्पाइना बाइफिडा बोला जाता है, ठीक है। ओके, तो एक कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट होता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के अंदर आता है। स्पाइना बाइफिडा की बात करें, इसके अंदर क्या क्या होता है, स्पाइना बाइफिडा अपना आंसर है इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज उसको पूरा एक्सप्लेन कर रही है, ठीक है, क्योंकि लेमाइना इसके अंदर फ्यूज नहीं हो रहे हैं, और ये जो स्पाइनल कैनाल के जो कंटेंट है वो हो सकता है कि यहाँ से बाहर आ जाए, ठीक है। तो ये तो कंडीशन तो किसकी है, स्पाइना बाइफिडा की है। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे क्या क्या एब्नॉर्मलिटी देखने को मिल सकती है स्पाइना बाइफिडा में, ठीक है ना। ओके, तो अपन देखते हैं कि एक होता है स्पाइना बाइफिडा ओकाल्टा, उसके अंदर क्या रहेगा, ओकाल्टा के अंदर आपको याद रखना है कि क्या हो जाएगा, पीछे की तरफ है ना, बैकबोन पे जहाँ पे डिफेक्ट रहेगा, ठीक है, मान लो यहाँ इस लेवल पे डिफेक्ट है, ये सारी क्या है, वर्टिब्रा है, और हो सकता है कि इस लेवल पे क्या हो गया, डिफेक्ट आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे कोई कंटेंट वगैरह तो बाहर नहीं आएगा, लेकिन क्या हो सकता है, यहाँ पे इधर हेयर देखने को मिले, है ना, इधर हेयर देखने को मिलते हैं, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, स्पाइना बाइफिडा ओकाल्टा, ठीक है। एक होती है कंडीशन मेनिंजोसील, ठीक है। ओके, तो मेनिंजोसील के अंदर क्या रहेगा, मेनिंजोसील के अंदर आपको याद रखना है कि जहां पे डिफेक्ट रहेगा वहां से, ठीक है, वहां से क्या रहेगा, स्पाइनल कोड तो बाहर आ जाएगी, ठीक है, स्पाइनल कोड तो बाहर आ जाएगी, लेकिन जो नर्व कंटेंट होगा वो बाहर नहीं आएगा, ठीक है, सॉरी, स्पाइनल फ्लूइड तो बाहर आ जाएगा, ठीक है ना, फ्लूइड बाहर आ जाएगा लेकिन कोड बाहर नहीं आएगी, ठीक है, यहाँ पे फ्लूइड फ्लूइड रहेगा, कोई भी न्यूरल स्ट्रक्चर नहीं रहेगी। तो ये तो कौन सी कंडीशन हो गई आपकी, मेनिंजोसील हो गई, कौन सी हो गई, कि मेनिंजोसील बन गया है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, सीएसएफ इकट्ठा हो गया है और क्लियरली दिख रहा है स्क्रीन से, तो ये मेनिंजोसील कंडीशन होगी। एक होती है माइलो मेनिंजोसील, माइलो मेनिंजोसील के अंदर क्या होगा, ये जो
सैक लाइक स्ट्रक्चर बनी है, इसके अंदर सीएसएफ के साथ साथ में नर्व स्ट्रक्चर भी आ गई है, ठीक है ना, नर्व स्ट्रक्चर भी आ गई है, तो उसको क्या बोला जाएगा, माइलोमेनिंजोसील बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, माइलोमेनिंजोसील बोला जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इसके अंदर अपना आंसर तो क्या रहेगा, स्पाइना बाइफिडा रहेगा, और उसके अपने टाइप्स भी देख लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। द कार्टिलेज दैट कंप्लीटली एनसर्कल द लैरिंक्स विद द नैरो पार्ट एंटीरियरली एंड द ब्रॉड पार्ट पोस्टीरियरली इज कॉल्ड। क्या आंसर रहेगा इसके अंदर, बताएंगे। द कार्टिलेज दैट कंप्लीटली एनसर्कल द लैरिंक्स विद द नैरो पार्ट एंटीरियरली एंड द ब्रॉड पार्ट पोस्टीरियरली इज कॉल्ड। ए है थायराइड कार्टिलेज, बी है क्रिकोइड, थर्ड है एरेटिनोइड कार्टिलेज एंड फोर्थ है एपिग्लोटिस। बताइए क्या आंसर रहेगा इसके अंदर। कौन सी कार्टिलेज है वो कंप्लीटली 360 कवर करती है लैरिंक्स को। लैंग्वेज चेंज कर दी मैंने, बड़ा सिंपल बना दिया आपके, कि कौन सी कार्टिलेज है वो लैरिंक्स को कंप्लीट कवर करती है 360 डिग्री लेवल पे, ठीक है, मतलब चारों तरफ से उसकी कवरिंग रहेगी। वो एकमात्र कार्टिलेज होती है, कौन सी, आंसर क्या रहेगा इसके अंदर। यस लेखा जी, वेरी गुड। क्या रहेगा, सेकंड क्रिकोइड कार्टिलेज, जो कंप्लीट क्या होती है, सबसे नीचे वाली कार्टिलेज होती है। लैरिंक्स की बात करें तो सबसे नीचे क्या होती है, क्रिकोइड कार्टिलेज होती है, उससे नीचे क्या होती है, ट्रेकिया स्टार्ट हो जाती है, ट्रेकिया की रिंग देखने को मिलती है अपन को, ठीक है। तो ये जो कार्टिलेज रहेगी ये कौन सी रहेगी, ठीक है, ये होगी वो कौन सी रहेगी, ये अपनी रहेगी क्रिकोइड कार्टिलेज, ठीक है। ओके, अब क्वेश्चन की लैंग्वेज देखिए, ये क्या करती है, कंप्लीट लेंस सर्कल कर रही है, 360 डिग्री कंप्लीट कवर कर रखी है, सही बात है। ओके, नैरो पार्ट होता है इसका एंटीरियर, देखिए नीचे की तरफ क्या होता है, ट्रेकिया के जस्ट ऊपर इसका नैरो पार्ट होता है, और पीछे की तरफ क्या होता है, ब्रॉड होता है, ठीक है। ओके, तो किसको इंडिकेट कर रहा है, ये क्रिकोइड कार्टिलेज को ठीक है, ओके, इंडिकेट कर रहा है। क्रिकोइड कार्टिलेज है वो कंप्लीट 360 कवर करती है यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए, ये एकमात्र कार्टिलेज है 360 डिग्री कवर कर रही है, बाकी सारी क्या होती है, कोई 270 कोई 90 ऐसे अलग अलग तरीके से कवर करती है, लेकिन कंप्लीट कवर करने वाली एकमात्र कार्टिलेज है क्रिकोइड कार्टिलेज। सेकंड आंसर रहेगा इसके अंदर, ठीक है। चलिए, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द एवरेज सबमेंटो वर्टिकल डायमीटर इज, ठीक है। जो सबमेंटम वर्टिकल डायमीटर होता है वो एवरेजली कितना होता है। सबमेंटम मतलब क्या हो गया, सबमेंटम, वर्टेक्स कौन सा हो गया, ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है। दोनों फॉन्टेनेले के बीच में जो होता है उसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो सबमेंटम वर्टिकल जो डायमीटर होता है फीटल स्कल के अंदर वो कितना होगा, कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के बताएंगे। क्या आंसर रहेगा, द एवरेज सबमेंटम वर्टिकल डायमीटर इज, बताइए क्या आंसर रहेगा इसके अंदर। ए है 9.5, बी यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, सी है आपके सामने 11.5 सेंटीमीटर एंड फोर्थ है 13.5 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या रहेगा इसके अंदर, आंसर आपका रहेगा 11.5 सेंटीमीटर। क्या पूछा है, सब मेंटो वर्टिकल। अगर यहाँ पे क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करके सब हटा देता, मेंटो वर्टिकल डायमीटर कितना होगा, ठीक है। तो मेंटो वर्टिकल होता है वो कितना होता है, अपन इसमें आंसर सही करते हैं तो फोर्थ को करते हैं, क्योंकि कितना होता है 14 सेंटीमीटर होता है, और सबसे उसके पास में कौन सा है 13.5 है, तो फोर्थ आंसर रहता है उसके अंदर, ठीक है, मेंटो वर्टिकल डायमीटर, ठीक है। चलिए, अब ये तो सब मेंटो वर्टिकल पूछ लिया, सब मेंटो वर्टिकल मतलब सब मेंटम और वर्टेक्स के बीच में कितना होगा। अगर मैं पूछूं सब मेंटो ब्रैग्मेटिक कितना होता है, सब मेंटो ब्रैग्मेटिक जो, ठीक है, फेस प्रेजेंटेशन के दौरान रहता है वो कितना होता है, ठीक है, सब मेंटो ब्रैग्मेटिक कितना होता है, 9.5 होता है, कितना होता है, 9.5 होता है, ठीक है। ओके, ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। अगर मैं पूछूं आपको सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक कितना रहता है, ये तो देख लिया अपने, सब मेंटो ब्रैग्मेटिक वो 9.5 पे है, सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक होता है वो भी कितना होता है, 9.5 होता है, ठीक है। तो ये सारा डायमीटर आप फिटल स्कल की इमेज के अकॉर्डिंग याद रख लेंगे कि इसका क्या आंसर रहेगा, है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द टाइप ऑफ फीवर in which the temperature fluctuate more than 2 degree centigrade all above normal during a 24 hours period। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, और फीवर का मैं पहली बार आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ये, ठीक है ना। द टाइप ऑफ फीवर इन which the temperature fluctuate more than 2 degree centigrade all above normal during a 24 hours period। अब देखिए, नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है अपना, 37 to 38 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। ओके, अब बात करें अपन टेम्परेचर की इसके अंदर। ओके, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। नॉर्मल देख लें, नॉर्मल टेम्परेचर अपना कितना है, मान लो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। ओके, ये हो गया अपने अभी का टाइम, ठीक है। उसके बाद में 24 आवर्स, 48 आवर्स, 72 आवर्स, ठीक है। ओके,
अब क्या हुआ कि इसमें बताना है आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग क्या पूछा है, द टाइप ऑफ फीवर इन विच द टेम्परेचर फ्लक्चुएट मोर देन 2 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब क्या था, मॉर्निंग के अंदर तो था 38.5, अब मोर देन 2 चला गया, मतलब क्या हो गया, इवनिंग तक जाते जाते ये 41 पहुंच गया, ठीक है। और उसके बाद में वापस डाउन आ गया, लेकिन ये कंडीशन क्या है, अबोव दी नॉर्मल है, मतलब 37 तक इसने रीच नहीं किया है, ठीक है। मतलब इसका जो फ्लक्चुएशन है वो मोर देन 2 डिग्री सेंटीग्रेड है। ओके, तो क्या आंसर रहेगा इसके अंदर, द टाइप ऑफ फीवर इन विच द टेम्परेचर फ्लक्चुएट मोर देन 2 डिग्री सेंटीग्रेड ऑल अबव नॉर्मल ड्यूरिंग 24 आवर्स पीरियड, ठीक है। तो इस टाइप के फीवर को क्या बोला जाएगा। 24 घंटे में ये नॉर्मल तो हुआ नहीं, लेकिन ये इसमें टेम्परेचर फ्लक्चुएशन 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा था, तो आंसर क्या रहेगा इसके अंदर। कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे क्या आंसर रहेगा, बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्या आंसर रहेगा इसके अंदर, रेमिटेंट फीवर आंसर रहेगा आपका, क्या रहेगा, रेमिटेंट फीवर। सेकंड ऑप्शन इसके अंदर सही रहेगा, रेमिटेंट फीवर। इसके अंदर क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है लेकिन जो फ्लक्चुएशन है वो मोर देन 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, ठीक है ना। टेम्परेचर का जो फ्लक्चुएशन मतलब मान लो 38.5 है, तो अब ये 39.1 से ज्यादा ही रहेगा इवनिंग के अंदर, ठीक है। मतलब अगला जो टाइम रहेगा इसके अंदर, तो इसका जो फ्लक्चुएशन होगा वो मोर देन 39.1 से रहेगा, ठीक है। मतलब अगर 38.5 है तो ये 0.6 से ज्यादा ही रहेगा, तो ये रेमिटेंट है। लेकिन मॉर्निंग के अंदर 38.5 था, इवनिंग के अंदर 38.9 हो गया, और वापस मॉर्निंग के अंदर 38.4 हो गया, ठीक है। ओके, तो 24 घंटे के अंदर देखा कि अपने इसमें फ्लक्चुएशन तो है, लेकिन वो फ्लक्चुएशन लेस देन 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आंसर चेंज हो जाएगा, वो होगा अपना इंटरमिटेंट फीवर। इंटरमिटेंट फीवर में नॉर्मल बेस लाइन को टच नहीं करता है, टेम्परेचर कंटिन्यूअसली एलिवेटेड रहता है, लेकिन जो फ्लक्चुएशन होता है वो 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहता है, ये तो इंटरमिटेंट के अंदर होता है, ठीक है। रेमिटेंट के अंदर क्या होता है, रेमिटेंट के अंदर होता है वो फ्लक्चुएशन होता है वो मोर देन 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और बेस लाइन को टच नहीं करता है, टेम्परेचर नॉर्मल नहीं होता है, ठीक है। ये रेमिटेंट की खासियत होती है, ठीक है। ओके, एक आता है इंटरमिटेंट, ठीक है ना। इंटरमिटेंट की क्या खासियत होती है, ठीक है। इंटरमीडिएट में क्या होगा, इंटरमीडिएट के अंदर बुखार आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, है ना। ओके, मतलब बुखार आने के, बुखार आया उसके बाद में बेस लाइन को टच किया, मतलब बुखार आया बेस लाइन को टच कर दिया, बुखार आया बेस लाइन को टच कर दिया, बुखार आया बेस लाइन को टच कर दिया, इंटरमिटेंट फीवर, है ना। ओके, और एक होता है क्या, रिलैप्सिंग फीवर, मतलब अभी बुखार आया कुछ दिन का रिलैप्स ले लिया, वापस बुखार आया कुछ दिन का रिलैप्स ले लिया, वापस बुखार आया, जैसे डेंगू के अंदर होता है, ठीक है ना। कुछ मैलिग्नेंसी के अंदर होता है, ठीक है, मलेरिया के अंदर होता है ना। ये सारे क्या है, वो होते हैं रिलैप्सिंग फीवर, इसमें वापस रिलैप्स हो रहा है, ठीक है ना। क्या हुआ, बुखार आया, ठीक है, रेमिशन हुआ, वापस रिलैप्स हुआ, रेमिशन हुआ, वापस रिलैप्स हो गया, तो क्या है, ये रिलैप्सिंग फीवर है, ठीक है ना। ओके, तो आंसर क्या रहेगा अपना, रेमिटेंट फीवर इसके अंदर आंसर रहेगा, ठीक है। दोनों में फर्क क्या है, इंटरमिटेंट और रेमिटेंट में जो फ्लक्चुएशन का फर्क है, दोनों के अंदर टेम्परेचर एलिवेटेड रहता है, नॉर्मल टेम्परेचर ज्यादा रहता है, लेकिन इंटरमिटेंट के अंदर जो फ्लक्चुएशन होता है वो 0.6 डिग्री से कम होता है, और रेमिटेंट के अंदर 0.6 से ज्यादा होता है, ठीक है। उसका हमने एग्जाम्पल दे रखा है कि 2 डिग्री सेंटीग्रेड का यहाँ पे क्या है, फ्लक्चुएशन है, उससे ज्यादा ही है, मोर देन 2 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये श्योर हो गया कि ये रेमिटेंट फीवर ही है ना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, द एडवांटेज ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग इंक्लूड दी फॉलोइंग एक्सेप्ट, ठीक है ना। अब आपको बताना है कि इसमें कौन सा ब्रेस्ट फीडिंग का एडवांटेज नहीं है। फर्स्ट लिख रखा है प्रमोशन ऑफ दी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल फंक्शन, की जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल फंक्शन है उसका इंटेस्टाइनल फंक्शन को बढ़ावा देगा, ठीक है, फर्स्ट। सेकंड है फोस्टरिंग इम्यून डिफेंस, मतलब उसके इम्यून डिफेंस को बढ़ाएगा। थर्ड है न्यूट्रिशनल इम्बेलेंस करेगा, एंड फोर्थ है इकोनॉमिक एडवांटेज है, ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा इसके अंदर, कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के बताएंगे क्या आंसर रहेगा। द एडवांटेज ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट, वेरी गुड रितु जी, क्या रहेगा, सी आंसर रहेगा इसके अंदर, क्या रहेगा, सी आंसर रहेगा न्यूट्रिशनल इम्बेलेंस, ठीक है। अब ये क्यों रहेगा, देखिए प्रमोशन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फंक्शन, जीआई फंक्शन, जीआई फंक्शन को बढ़ाता है कि नहीं बढ़ाता है, बढ़ाता है, क्योंकि इसके अंदर ऐसे कंपोनेंट रहते हैं, ठीक है, मिल्क के अंदर ऐसे कंपोनेंट रहते हैं जो नेचुरली अपन के गट को चाहिए होते हैं, ठीक है ना। बेबी का जो गट रहता है वो नेचुरल चीज को ज्यादा अच्छे से एक्सेप्ट करेगा, उसको अच्छे से डाइजेस्ट करेगा, ठीक है। जैसे आर्टिफिशियल मिल्क देंगे तो उसको अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। सेकंड,
देखिए उस मिल्क के अंदर क्या होती है, नेचुरली भी कुछ एंजाइम होती है, कुछ ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो खुद जीआई सिक्रेशंस को प्रमोट करते हैं, ठीक है ना। ब्रेस्ट मिल्क के अंदर ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो सिक्रेशंस को प्रमोट करेंगे, अच्छे से उसको डाइजेस्ट करेंगे और एब्जॉर्ब करवाएंगे, तो ये तो नेचुरल बात होगी। ओके, सेकंड है फोस्टरिंग इम्यून सिस्टम। देखिए अपन पढ़ते हैं किसके बारे में, कोलेस्ट्रॉम वगैरह के बारे में, ब्रेस्ट मिल्क के बारे में। उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर एंटीबॉडीज होती है, आईजीए वगैरह, ठीक है। उसके अंदर कुछ फैगोसाइटिक सेल्स भी होती है, ठीक है, और दूसरे एक्टिव कंपोनेंट भी होते हैं, प्रोटीन होते हैं जिनकी इम्यूनिटी की पावर होती है, ठीक है। अब इन सब के कारण क्या रहेगा, ये सब जब अपने गट के अंदर, बेबी के गट के अंदर जाएंगे, बेबी के गट के अंदर जाएंगे तो वहां पे उसको लोकल इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे, है ना, जो उसको जरूरत है। पहले क्या था, उसका पूरा गट है वो स्टेराइल है, ठीक है ना। ओके, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब मिल्क जा रहा है तो वो क्या करेगा, लोकल इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे देखते हैं अपन, एक कंडीशन होती है नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस, है ना, नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस, ठीक है। तो जो एनए की कंडीशन होगी वो कम हो जाएगी इससे, क्योंकि यहाँ पे इम्यून डिफेंस बढ़ जाएगा और इंटेस्टाइनल फंक्शन भी बढ़ जाएगा। ये दोनों कंडीशन प्रमोट करते हैं किसको, ठीक है, हेल्थी इंटेस्टाइन को, ठीक है, और नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस होने के चांसेस कम करवाते हैं, ठीक है ना। ओके, तो ब्रेस्ट मिल्क, माँ का दूध है वो बहुत जरूरी होता है नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस से बचाने के लिए। और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सा फैक्टर है जो नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस से बचाता है, वो है मदर का मिल्क, ठीक है। थर्ड है न्यूट्रिशनल इम्बेलेंस, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। न्यूट्रिशनल बैलेंस में बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट ऐसे होते हैं जो बेबी के ब्लड के कंपोनेंट के अकॉर्डिंग होते हैं, ठीक है, उनमें ज्यादा वेरिएशन नहीं होता है, उनके अंदर ज्यादा ऐसे इलेक्ट्रोलाइट नहीं रहते हैं जो उसकी किडनी को डैमेज करे, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट उसके अंदर नहीं रहेंगे, तो न्यूट्रिशनल बैलेंस रखता है, ठीक है। फोर्थ है इकोनॉमिक एडवांटेज, बिल्कुल सही है, क्योंकि जो, ठीक है, आर्टिफिशियल प्रोडक्ट रहेगा उसमें ज्यादा खर्चा आएगा, लेकिन ये क्या है, ये बिल्कुल फ्री है और बहुत हेल्पफुल है, तो इकोनॉमिक एडवांटेज भी है। फोर्थ, सॉरी, अपना आंसर क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट पूछा है तो थर्ड ऑप्शन इसके अंदर सही रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, द फेज इन विच द lining cell of the ovarian follicle are stimulated by LH to develop the corpus luteum to produce progesterone and estrogen is, इस फेज का क्या नाम होगा। ए है मेस्ट्रुअल फेज, सेकंड है proliferative फेज, थर्ड है secretory फेज एंड फोर्थ है follicular फेज। तो क्या आंसर रहेगा, द फेज इन विच द लाइनिंग सेल्स ऑफ द ओवेरियन फॉलिकल आर स्टिमुलेटेड बाय ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन टू डेवलप द कॉर्पस ल्यूटियम टू प्रोड्यूस प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन इज। मतलब क्या होगा, एलएच आएगा, एलएच आएगा और क्या करेगा, जो, ठीक है, रप्चर्ड ग्राफिन फॉलिकल है उसको किस में कन्वर्ट कराएगा, कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर कन्वर्ट कराएगा, और इस कॉर्पस ल्यूटियम से एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन रिलीज करवाएगा। इस फेज को क्या नाम देंगे वो आपसे पूछा है। मेंस्ट्रुअल फेज में ऐसा होगा कि नहीं होगा, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए क्या आंसर रहेगा इसके अंदर। मेंस्ट्रुअल फेज के अंदर ऐसा हो सकता है, नहीं होगा। मेंस्ट्रुअल फेज के अंदर क्या रहेगा, मेंसेस रहेगा, जो बनी हुई कॉर्पस ल्यूटियम होगी वो डिग्रेड होगी, उससे एस्ट्रोजन कम होंगे और इनके कम हो जाने के कारण एंडोमेट्रियम स्लाइड होना शुरू होगी और मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट होगी। प्रोलिफरेटिव फेज, इसके अंदर ऐसा होता है, नहीं होता है। उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर फॉलिकल धीरे धीरे मैच्योर होता है और क्या बनाता है, ग्राफिन फॉलिकल बनाता है। उसके बाद में ओव्यूलेटरी स्टेज में क्या होता है, यहाँ से ओव्यूलेशन हो जाता है और ये रप्चर्ड ग्राफिन फॉलिकल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ओके, सिक्रेटरी फेज, क्या ये सिक्रेटरी फेज हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि इसमें जो प्रोजेस्टेरोन रहेगा वो क्या करेगा, एंडोमेट्रियम को सिक्रेटरी बना देगा, है ना। जो यूट्रस की एंडोमेट्रियम होगी उसको क्या करेगा, सिक्रेटरी बना देगा, उसका नेचर चेंज कर देगा, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, सिक्रेटरी फेज बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बन रहा है कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा एलएच के इफेक्ट के कारण, और इसके कारण क्या हो रही है, एंडोमेट्रियम सिक्रेटरी हो रही है, इसको सिक्रेटरी फेज बोला जाएगा, ठीक है। फॉलिकुलर फेज होता है उसको बोलते हैं अपन प्रोलिफरेटिव फेज को ही बोलते हैं, ठीक है, इसको फॉलिकुलर फेज बोलते हैं। तो आंसर क्या रहेगा, सिक्रेटरी फेज रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन बन रहा है इसके अंदर, ठीक है ना। चलिए, ओके, तो आंसर थर्ड रहेगा इसके अंदर। आज की क्लास का सबसे लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, कॉन्जेनिटल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द पोस्टीरियर लेयर्स एट द एंट्रेंस टू द नेसोफैरिंक्स इज कॉल्ड। फर्स्ट है ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला, सेकंड है इसोफेजियल अट्रेजिया, थर्ड है कोएनल अट्रेजिया एंड फोर्थ है डायफ्रैग्मेटिक हर्निया, ठीक है। बताएंगे क्या आंसर रहेगा इसके अंदर। कॉन्जेनिटल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द पोस्टीरियर लेयर्स एट द एंट्रेंस ऑफ द नेसोफैरिंक्स इज कॉल्ड, ठीक है। ओके, मतलब अपन ऐसे अपने एक ट्रांसफर सेक्शन लिया है इस लेवल पे। अब देखते हैं इसके अंदर होगा क्या। आगे की तरफ क्या रहेंगे, आगे की तरफ नोज रहेगा, बीच में क्या रहेगी, नेजल बोन रहेगी, ओके, और ये नोज होगा पीछे की तरफ, यहाँ पे क्या रहेगी, इसकी नर्वस पार्ट होगा और यहाँ से नेजोफेरिंक्स स्टार्ट होगा, ये नेजोफेरिंक्स मान लो, है ना। ओके, तो नॉर्मली क्या होती है, यहाँ पे ओपनिंग होती है, दोनों साइड ओपनिंग होती है और बायलेटरली एयर एंट्री प्रेजेंट होती है। नोज से नेजोफेरिंक्स में जाती है, उससे फिर नीचे जाती है किधर, ओरोफेरिंक्स में, उससे नीचे जाती है फिर किधर, हाइपोफेरिंक्स में, और सॉरी ओरोफेरिंक्स में गई और उससे कहा गई
ट्रेकिया के अंदर गई, ठीक है, और लंग्स को क्या कर दी, लंग्स को वेंटिलेट कर दिया इसने, ये तो नॉर्मल फंक्शन हो गया। अब यहाँ पे पूछा है कि कॉन्जेनिटल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द पोस्टन एट द एंट्रेंस ऑफ द नेजोफेरेंस इज कॉल्ड, क्या कहेंगे इस कंडीशन में, मतलब यह क्या हो गया, अट्रेजिया हो गया। अट्रेजिया मतलब क्या हो गया, ये जो ब्लॉक है ये खुला ही नहीं है, या क्या हो गया, कंप्लीट ब्लॉक हो गया है यहाँ पे, और यहाँ से एयर एंट्री नोज के थ्रू अब पॉसिबल नहीं है, तो वो क्या करेगा बच्चा, माउथ के थ्रू, ठीक है, तो माउथ के थ्रू क्या करेगा, रेस्पिरेशन करेगा, ठीक है। चलिए, ठीक है ना, जब वो क्राई करेगा तो उसका साइनोसिस रिलीव होगा, ठीक है ना, बच्चा जब रोएगा तो उसका साइनोसिस रिलीव होगा, तब क्योंकि वो माउथ से सांस लेगा, और जब वो फीडिंग करेगा तो उसका क्या हो जाएगा, साइनोसिस डेवलप हो जाएगा। तो ये कंडीशन देखने को मिलती है किसमें, कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के बताएंगे क्या आंसर रहेगा इसके अंदर, क्या आंसर रहेगा, कोएनल अट्रेजिया रहेगा, क्या रहेगा, कोएनल अट्रेजिया, क्योंकि इस कंडीशन में अगर इस जगह ऑब्स्ट्रक्शन रहता है तो इसको क्या बोलते हैं, कोएनल अट्रेजिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोएनल अट्रेजिया, जिसमें नोज और नेजोफेरेंस के बीच में जो ओपनिंग रहती है वो ब्लॉक हो जाती है, ठीक है ना, मतलब वो ब्लॉक खुलता ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये होती है कोएनल अट्रेजिया, ये यूनिलेटरल हो सकती है, बाइलेटरल भी हो सकती है। बाइलेटरल होती है वो ज्यादा फैटल होती है, ठीक है ना, यूनिलेटरल होती है वो सिम्टोमेटिक भी हो सकती है, एसिम्टोमेटिक भी हो सकती है, पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। चलिए, तो फाइनली इसका ट्रीटमेंट रहता है वो सर्जिकल मैनेजमेंट रहता है, सर्जरी के द्वारा इसको ओपन किया जाता है, ठीक है। ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला है उसका यहाँ पे लेना देना नहीं है, उसके अंदर होता क्या है, ठीक है, जो ट्रेकिया होती है नॉर्मल, ठीक है, ट्रेकिया से क्या बन जाता है, इसोफेगस का फिस्टुला बन जाता है, ठीक है ना। कैसे बनता है, ये जो इसोफेगस है इसका अब ऊपर वाला एंड तो एक तरीके से ब्लाइंड शेप की तरफ होता है, और जो नीचे वाला एंड होता है वो इधर से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। आगे किसमें कंटिन्यू हो जाता है, फिर ये स्टमक में कंटिन्यू हो जाता है, ठीक है, ये होता है ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला। तो इसमें क्या होगा, बच्चे को फीडिंग में दिक्कत होगी, ठीक है, तो वो फीडिंग नहीं करेगा ढंग से, और जो अंदर जीआई कंटेंट होगा वो यहाँ से इधर जा सकता है, तो एस्पिरेट कर सकता है, एस्पिरेशन से एब्सेस बन सकता है, इधर एस्पिरेटरी न्यूमोनिया हो सकता है, ठीक है। ओके, तो ये सारी इसकी कंप्लेंट रहेगी, और एनजी ट्यूब डालने में इसमें दिक्कत रहेगी, जिसमें ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला होगा। फिस्टुला में क्या खासियत होती है, फिस्टुला में 2 ओपनिंग रहती है, ठीक है, जो दोनों ऑर्गन होंगे उनके अंदर ओपनिंग नहीं मिलेगी, तो होता है फिस्टुला। साइनस क्या होता है, ठीक है, साइनस क्या होता है, ब्लाइंड ट्रैक्ट होता है, जैसे अपन देखते हैं कि टीबी के अंदर यहाँ पे बनता है, ठीक है ना, टीबी लिम्फेडिनाइटिस में यहाँ पे साइनस बनता है, ब्लाइंड ट्रैक्ट बनता है, तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर सिर्फ बाहर की तरफ ओपनिंग होती है, अंदर की तरफ कोई ओपनिंग नहीं होती है। एक साइनस और फिस्टुला में डिफरेंस होता है, ठीक है। ओके, इसोफेजियल अट्रेजिया में क्या होगा, इसोफेजियल कंप्लीटली नहीं बन पाएगी। अगर क्या है, इसोफेजियल अट्रेजिया है तो उसमें अपन देखते हैं कि बच्चे की इंट्रायूट्राइन जो लाइफ में होता है बच्चा, तब उस मदर के अंदर क्या देखने को मिलता है, पॉलीहाइड्रोएमनियस देखने को मिलता है, ठीक है ना, इसोफेजियल अट्रेजिया की कंडीशन में, ठीक है। ओके, एक है डायफ्रैग्मेटिक हर्निया। डायफ्रैग्मेटिक हर्निया में क्या होता है, डायफ्राम के जो नेचुरल ओपनिंग रहती है वहां से क्या रह जाता है, वहां से इंटेस्टाइनल कंटेंट डायफ्राम में डिफेक्ट आ जाने के कारण लंग्स की तरफ बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। ऊपर लंग्स की तरफ चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, लंग्स की तरफ चले जाएंगे तो वो क्या कर देंगे, वो लंग्स को कंप्लीटली एक्सपेंड नहीं होने देंगे, ठीक है ना। और इस कंडीशन में लंग्स में हाइपोप्लेजिया देखने को मिलता है, ठीक है, और इसमें एनजी ट्यूब नहीं डालनी होती है, ठीक है, और इसके अंदर डायरेक्ट फेस मास्क भी नहीं लगाना होता है, ठीक है ना। कैसे, या तो इंट्यूबेट करो उस पेशेंट को, ठीक है, और या लेंजिल मास्क लो, ठीक है ना। ओके, क्योंकि अगर आपने मास्क से क्या कर दी जो, ठीक है, मास्क से डायरेक्ट आपने उसको ऑक्सीजन सप्लाई दे दी तो वो हो सकता है सीधी इंटेस्टाइन के अंदर जाए और जो इंटेस्टाइनल कंटेंट लंग्स की तरफ आ रखे हैं वो उसको और एक्सपेंड करे और रेस्पिरेटरी सिम्टम है उनको और सीवियर कर दे, ठीक है। तो इसमें वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहते हैं डायफ्रैग्मेटिक हर्निया के अंदर, ठीक है। चलिए, तो इसके साथ ही आज की जो अपनी एमसीक्यू क्लास थी उसको अपन यहीं पे एंड करते हैं। आगे का जो रहेगा वो अपन नेक्स्ट सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।